Good evening, everyone. So, guys, I welcome all of you to our CFA Level 1 batches starting from today. Okay, so before we start our batches, let me first introduce myself to you. I am Praveen Khatod, and I'm a chartered accountant, as well as a chartered financial analyst, as well as a certified public accountant from USA. I became chartered accountant in year 2005, so it's been 18 years since I am a chartered accountant. After becoming a chartered accountant in year 2005, I worked at multiple places at Bangalore, at Mumbai, and then I moved to America in year 2008. While I was in America, I pursued two more degree courses. One is CFA that you are also pursuing now, Chartered Financial Analyst. CFA is considered as the topmost degree in the field of finance. And in year 2010, I pursued one more degree course that is CPA, Certified Public Accountant. Just like we have chartered accountants in India, they have CPAs in America. In year 2010, I came back to India, and since then, I'm into teaching field. I teach various courses in chartered accountancy as well as CFA courses. Okay. So that was all about me. Now let us talk about CFA, Chartered Financial Analyst. Okay. Chartered Financial Analyst. Now, what is your understanding of this three words, Chartered Financial Analyst? आपको क्या लगता है कि एक Chartered Financial Analyst के क्या functions होते होंगे, क्या roles होते होंगे सोसाइटी में? बताएंगे दोस्त। CFA करने का हमने मन बनाया है तो हमें पता होगा कि आखिर CFA क्या करता है, बताएंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता है और मेनली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता है। ओके, हम समझते हैं दोस्तों आखिर सीएफए के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये एक फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है जो कि फाइनेंसेस को, कंपनी के फाइनेंसेस को, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को पढ़ना जानता है, पहचानना जानता है। दोस्तों आप इसको इस बात से समझें कि आज की तारीख में जो सबसे ल्यूक्रेटिव फील्ड है जहां पर बहुत सारा पैसा है और वो है इन्वेस्टमेंट। ऐसा कहते हैं यू शुड नॉट वर्क फॉर मनी, रैदर मनी शुड वर्क फॉर यू। आपको पैसों के लिए काम नहीं करना, कुछ ऐसा करो कि पैसा आपके लिए काम करे। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सपोज कि हमारी एज टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70 ईयर्स, सपोज हमें 70 ईयर्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो रफली 23 ईयर्स आते हैं इन 3 पार्ट्स में, राइट। जो हमारी लाइफ के शुरू के 23 साल होते हैं, शुरू के जो 23 ईयर्स होते हैं उसमें हमें कुछ अलग काम करना चाहिए, उसके नेक्स्ट 23 ईयर्स में कुछ अलग काम करना चाहिए और नेक्स्ट 23 ईयर्स में कुछ अलग काम करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? जो हमारे शुरुआत के 23 ईयर्स होते हैं और जिस एज ग्रुप के अंदर अभी आप मुझे दिख रहे हैं, जो हमारे शुरुआत के 23 ईयर्स होते हैं ना, उसमें हमें बहुत सारी एजुकेशन, बहुत सारा नॉलेज, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, चीजों को सीखना चाहिए, राइट। क्योंकि दुनिया अभी इतनी तेजी से बदल रही है कि जिसने नॉलेज नहीं लिया वो आउटडेट हो जाएगा। तो शुरू के 23 ईयर्स हमें खूब सारा नॉलेज, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन गैदर करना, दुनिया को जानना, इसमें लगाना चाहिए। इसके बाद शुरुआत होती है हमारे प्रोफेशनल करियर की। अराउंड 23 ईयर्स ऑफ एज, किसी का 21, 22 में शुरू हो जाता है, किसी का 25 में होता है। ऑन एन एवरेज 23 ईयर्स की एज में आपकी प्रोफेशनल जर्नी शुरू होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था, यू शुड नॉट वर्क फॉर मनी, रेदर मनी शुड वर्क फॉर यू। लेकिन दोस्तों पैसों से पैसा बनाने के लिए पहले तो पैसा होना चाहिए। अगर आपने 100% रिटर्न भी कमाया अपने इन्वेस्टमेंट पर, अगर आपने 100% भी रिटर्न कमा लिया अपने इन्वेस्टमेंट पर, वैसे अच्छा रिटर्न है, खराब रिटर्न है, 100% रिटर्न बहुत अच्छा है, राइट। बट अगर आपने लगाए ही सिर्फ 10,000 रुपीज थे तो फिर क्या मतलब है, राइट। तो पैसों से पैसा बनाने के लिए पैसे पहले क्या होना चाहिए? हमारे पास पैसा होना चाहिए। और ये वो सेकंड स्पेल ऑफ लाइफ है, फ्रॉम 23 ईयर्स ऑफ एज टिल द एज ऑफ 45, 46।
23 साल से लगाकर 45-46 साल तक की एज में दोस्तों वी शुड एक्चुअली वर्क फॉर मनी। हमें पैसों के लिए काम करना चाहिए, हमें कहीं पर जॉब करनी चाहिए, हमें कहीं पर किसी प्रोफेशन में जाना चाहिए, कोई नया बिजनेस आइडिया हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। ये होता है 23 से लेकर 46 ईयर्स तक की एज में, क्योंकि अभी तक हम काफी सारा नॉलेज ले चुके हैं और अब हमें वो जोश है कि हम कुछ कर सकते हैं, बिजनेसेस डेवलप कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। सो 23 से 45-46 ईयर्स तक की एज के लिए वी शुड वर्क फॉर मनी। बट इस दौरान इतना पैसा हमारे पास आ जाना चाहिए कि इसके बाद वाली लाइफ यानी 45 से लेकर आगे तक की लाइफ में हमें फिर पैसों के पीछे भागने की जरूरत ना पड़े। और इनफैक्ट ये जो पैसा है, पैसों से पैसा बनता जाए, राइट। जो बेस्ट प्रोफेशन है दुनिया में वो है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की प्रोफेशन से अच्छी कोई प्रोफेशन ही मेरी ओपिनियन में दुनिया में नहीं है। एक डॉक्टर को भी दोस्तों रिस्क होती है जब वो किसी पेशेंट का इलाज करता है। एक इंजीनियर को भी रिस्क होती है जब वो कोई सिविल कंस्ट्रक्शन का पुल डिजाइन करता है तो, राइट। लेकिन दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फील्ड है उसमें इस तरह की कोई ऑपरेशनल रिस्क नहीं है। सिर्फ एक ही तो रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क, कि कहीं पैसा ना डूब जाए। अगर हमने ये सीख लिया कि कैसे पैसा सही जगह पर लगाएं ताकि पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम हो, उल्टा पैसा कमाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो, तो फिर तो इस प्रोफेशन में कोई रिस्क ही नहीं है। दोस्तों हम चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोफेशन में ही सीखते हैं कि किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करें। लेकिन ये जो फील्ड है सिर्फ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो अभी आप सोच रहे हैं वो मैं जो समझ पा रहा हूं वो आप ये सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाएंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। नो, दैट इज जस्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। जैसे आप चाहें तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो कमोडिटीज में पैसा लगा सकते हैं, गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं, सिल्वर में पैसा लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया, बिटकॉइन आपने सुना होगा, राइट। तो इतने सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज होते हैं, उन सबका नॉलेज हमें होना चाहिए, राइट। उन सबको इवैल्यूएट करते आना चाहिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट किस वक्त किस रेट में करना चाहिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट किस वक्त किस रेट में सेल करना चाहिए, राइट। ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि अरे वाह, सही वक्त पर खरीद लिया और सही वक्त पर बेच दिया, लेकिन ये सही वक्त पहचानना ही एक कला है और वो चीज हम यहां पर सीखते हैं कहां पर, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब एक बात बताइए, एक अच्छा एनालिस्ट होने के लिए आपको किन किन फील्ड्स का, किन किन सब्जेक्ट्स का आइडिया होना चाहिए? एक अच्छा एनालिस्ट को क्या इकोनॉमिक्स का आइडिया होना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का आइडिया होना चाहिए, हाँ, है ना। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रही है तो उसका इंपैक्ट शेयर मार्केट्स पर आता है या नहीं? आता है, राइट। तो हमें इकोनॉमिक्स का आइडिया होना चाहिए, राइट। या फिर हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का आइडिया भी होना चाहिए, जैसे सप्लाई और डिमांड। अगर हमने देखा कि हमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और ये कंपनी अपनी प्राइसेस सुपरफिशियली हाई करती जा रही है, हमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी के वॉल्यूम्स पर इंपैक्ट आएगा। वॉल्यूम पर इंपैक्ट आएगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अब उसको कम मिलेगी। समझेंगे मेरी बात, राइट। तो अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल कम मिलेगी तो हो सकता है कि उसकी कॉस्ट परसेंटेज एज अ परसेंटेज बढ़ जाए और जिसकी वजह से हो सकता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन चल जाए। तो इतने सारे जो डॉट्स है वो एक एनालिस्ट को कनेक्ट करते आना चाहिए। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स में हमें सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स नहीं, लेकिन हमें इंटरनेशनली क्या चल रहा है, यानी इंडिया के सर शेयर मार्केट को फर्क पड़ता है कि अगर आखिर अमेरिका में क्या हुआ है। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वैसे ही अमेरिका का है फेडरल रिजर्व, फेड। अगर फेडरल रिजर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करता है तो उसका इंपैक्ट अमेरिकन कंपनीज पर आएगा, उन कंपनीज पर आएगा जिन्होंने अमेरिका से बोरो किया हुआ। और काफी सारी ऐसी इंडिया में भी कंपनीज है जिन्होंने पैसा, फंड्स कहां से रेज करा है, अमेरिका से रेज करा। यानी कि दोस्तों दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड हो गई है कि इंडिया का शेयर मार्केट सिर्फ इंडिया से नहीं चलता, बल्कि वो आसपास क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, उससे फर्क पड़ता है। रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर वॉर है तो क्या इंडिया अनअफेक्टेड है? टोटली
या पूरी तरीके से कनेक्टेड है? पूरी तरीके से कनेक्टेड है और अफेक्टेड है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर होता है तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस पर इंपैक्ट आता है, उसके सप्लाई पर इंपैक्ट आता है। यूक्रेन एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ग्रेन्स का, व्हीट का, और उससे इंटरनेशनली फूड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन सुना होगा आपने, राइट? तो फूड इन्फ्लेशन पर फर्क आता है। मतलब आप समझ पा रहे कितनी सारी चीजें कनेक्टेड हैं। दोस्तों हमारे यहां पर एक कंपनी लिस्टेड है, अडानी विल्मर। अब हमारे इंडियन शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टेड है अडानी विल्मर। अब अडानी विल्मर जो रॉ मटेरियल खरीदता है, राइट, तो उसके रॉ मटेरियल कुछ यूक्रेन से अगर आते हैं तो अब जैसे ही वॉर होगा तो सीधे सप्लाई ही रुक जाएगा और फिर अडानी विल्मर को दूसरे सप्लायर्स के पास जाना पड़ेगा जो उसी रेट में देंगे, उससे महंगे रेट में देंगे, महंगे रेट में देंगे, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी, राइट? तो एक एनालिस्ट को दोस्तों इकोनॉमिक्स का आइडिया होना चाहिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का आइडिया होना चाहिए, जियोपॉलिटिक्स का आइडिया होना चाहिए, फॉरेन करेंसीज का आइडिया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? फॉरेन करेंसीज, डॉलर, यूरो, पाउंड्स, इनका आइडिया होना चाहिए या नहीं कि यार इंटरनेशनल करेंसी मार्केट में आखिर क्या चल रहा है? वैसे होना चाहिए आइडिया या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि अगर डॉलर 1 इज इक्वल टू 80 रुपीज है अभी सपोज, और आपका ये प्रेडिक्शन है कि डॉलर 1 इज इक्वल टू 85 हो जाएगा कुछ समय में, ऐसी कंपनीज जो कि एक्सपोर्ट करती, एग्जाम्पल इन्फोसिस, उसको इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि पहले उनका $1 का रेवेन्यू कन्वर्ट होता था कितने में? 80 रुपीज में, और अब उनको 80 की जगह कितने मिलेंगे? 85। उनका मार्जिन एक्सपैंड हो जाएगा, राइट? इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। अगर कल को कंपटीशन रही इंटरनेशनल मार्केट में प्रोजेक्ट्स लाने में, तो इन्फोसिस $1 के कोटेशन की बजाय अपना कोटेशन प्राइस थोड़ा सा कम भी कर सकता है। डॉलर 1 की जगह वो डॉलर 0.99 भी कोट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब करेंसी की रेट्स इंक्रीज हो गई। डॉलर 1 इज इक्वल टू 80 की जगह कितना होने वाला है? 85, राइट? तो दोस्तों एक एनालिस्ट को करेंसीज कैसी मूव कर रही है उसका भी आइडिया होना चाहिए, राइट? दोस्तों एक एनालिस्ट को कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से आप क्या समझते हैं? जरा आप कुछ बोलिए। प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, कभी आपने सुना होगा, राइट? ये सारी टर्मिनोलॉजीज। तो एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते आना चाहिए या नहीं आना चाहिए फाइनेंशियल एनालिस्ट को? ऑब्वियसली अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में 360 डिग्री नॉलेज होना चाहिए, आपको उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ते आना चाहिए, राइट? ये सारी चीजें लगती है और तब जाकर दोस्तों बनता है एक एनालिस्ट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। और इन सभी के ऊपर एक और खास बात, आपको एथिकल होना चाहिए, क्योंकि आपके भरोसे पर इन्वेस्टमेंट की जो फील्ड है वो कैसी है? प्योर ट्रस्ट पे चलती है। आज आपने मुझे सपोज करो कि 1 लाख रुपए दिए कि सर ये इन्वेस्ट करना है, तो आपने 1 लाख रुपए अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई मुझे क्यों दी है? क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है, राइट? तो एक इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट वो होता है जो कि एथिकल हो, जो कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को समझता हो, उसे प्रैक्टिस करता हो, उसे फॉलो करता हो, राइट? दोस्तों ये सारी चीजें हमें सिखाता है हमारा सीएफए का क्यूरिकुलम। एक बार हम देखते हैं आखिर सीएफए के क्यूरिकुलम में, सीएफए के सिलेबस में आखिर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। दोस्तों सीएफए कुल 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, और खुशी की बात यह है कि तीनों ही लेवल्स में सेम टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। यानी जो यहां पर ये टॉपिक्स की लिस्ट बनी हुई है ना, बस यही टॉपिक्स आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में भी पढ़ने। बहुत जायज सी बात है कि जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा एडवांस लेवल पर हम जाते जाएंगे। एक बार देखते हैं दोस्तों सीएफए सिलेबस में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में हमें पढ़ना है, ओके। इकोनॉमिक्स के बारे में हमें पढ़ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे करना वो हमें आना चाहिए। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कैसे किए जाएं वो हमें आना चाहिए। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, राइट, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट्स करना वो हमें आना चाहिए। अभी आपको सुनकर जरूर ऐसा लग रहा होगा सर इट इज नॉट अ बिग डील कि गवर्नमेंट के बॉन्ड में क्या इन्वेस्टमेंट करना, वो तो जिस दिन खरीदना हो खरीद लो। नहीं, आगे जाकर आप ऐसा पढ़ेंगे, बहुत ही मजेदार सी बात है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा रिटर्न्स आप यहां पर कमा सकते हो। कहां पर? फिक्स्ड इनकम में, प्रोवाइडेड आपको वो
इंटरेस्ट रेट का साइकिल प्ले करते आना चाहिए। वो कैसे प्ले करते हैं दोस्तों, वो आगे हम समझेंगे, राइट। यानी अगर आपने गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसा लगाया और गवर्नमेंट बॉन्ड आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्रॉमिस कर रहा है, 7%, तो एक आम इंसान पता है क्या सोचता है कि मैं इसमें पैसा लगाऊंगा तो मैं कितना रिटर्न कमाऊंगा, 7%, यही सोचता है। ओके, लेकिन आप 7% की बजाय एक ही साल में 20% भी कमा सकते हो। अब वो कैसे कमा सकते हो, क्या चीजें होनी चाहिए, वो सब हम यहां पर समझेंगे, राइट दोस्तों। फिर इसके बाद हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं, यानी जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से अलग होते हैं, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, राइट। सो बिटकॉइन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, राइट। फिर हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं और एक ओवरऑल वेल्थ प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, कि आपके पास कितना रियल एस्टेट होना चाहिए, जमीन जायदाद होना चाहिए, कितना आपके पास इक्विटीज में आपका स्टेक होना चाहिए, कितना डेट इंस्ट्रूमेंट्स में स्टेक होना चाहिए, गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सो ऑन, ये सारी चीजें हम यहां पर वेल्थ प्लानिंग के अंदर डिस्कस करते हैं। अब इसके अलावा यहां पर कुछ और टॉपिक्स लिस्टेड है, जैसे ये हो गया है क्वांटिटेटिव मेथड्स, इसमें स्टैटिस्टिक्स का रोल होता है, राइट। स्टेटिस्टिक्स से घबराने की कोई बात नहीं, अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है स्टेटिस्टिक्स का तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर बेसिक से सारी चीजों को शुरू करेंगे, राइट। फिर इसके अलावा दोस्तों एक और एस्पेक्ट होता है, दैट इज डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। दोस्तों अब आज की जनरेशन के बच्चे, आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नाम की कोई चीज होती है, F&O, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, राइट। अब वो क्या होता है, उसको कैसे प्ले करते हैं, कैसे उसका वैल्यूएशन होता है, ये सारी चीजें हम डेरिवेटिव्स में समझेंगे, राइट। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक और टॉपिक है, दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। हम इसे कॉर्पोरेट फाइनेंस भी बोल सकते हैं, कॉर्पोरेट इशूअर्स भी बोल सकते हैं। मोस्टली हम जो सीएफए का सिलेबस पढ़ेंगे वो एज एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट पढ़ेंगे, कि हमारे पास कोई क्लाइंट है, वो पैसा रखकर जा रहा है, हमें उसका पैसा सही जगह पर लगाना है, तो हमें एक कंपनीज का इवैल्यूएशन करना है। लेकिन दोस्तों एक सीएफए सिर्फ इन्वेस्टमेंट एडवाइस का काम करे ऐसा जरूरी नहीं है। बैंक ऑफ अमेरिका भी सीएफए को रिक्रूट करती है, पूछिए क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका के पास काफी सारे कॉर्पोरेट्स लोन लेने आते हैं, फाइनेंस के लिए आते हैं। किसको हम फाइनेंस दें, किसको हम फाइनेंस ना दें, उसके लिए जो हमारे पास कस्टमर आया, जो सपोज करें कि हमसे $100 मिलियन का लोन चाहता है, सो वी हैव टू लुक एट हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना पड़ेगा, सो एज टू इवैल्यूएट हिज क्रेडिट वर्दीनेस, शैल वी एक्सटेंड क्रेडिट टू हिम और नॉट, राइट। तो दोस्तों क्या बैंक ऑफ अमेरिका को भी सीएफए की जरूरत है? जी हां। तीसरी चीज, इंडस्ट्रीज, यानी जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल यूनिलीवर लिमिटेड नाम की कंपनी हो गई, या फिर कैडबरीज नाम की कंपनी हो गई, राइट। ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज आए दिन नए नए प्रपोजल्स, नए नए प्रोजेक्ट्स का इवैल्यूएशन करती है, और वहां पर भी एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की जरूरत होती है, जो कि एनालाइज करे कि हमें इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो क्या फाइनेंशियल एनालिस्ट सिर्फ इन्वेस्टमेंट का काम करता है? नहीं, वो बैंक में क्रेडिट से रिलेटेड काम भी कर सकता है, वो इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स का इवैल्यूएशन भी कर सकता है। ये सारे होते हैं दोस्तों एक सीएफए के वर्क, और यही सारे टॉपिक्स में हम सीखेंगे। अब दोस्तों लेवल 1 में इन सभी का जो वेटेज है वो यहां पर दे रखा है, ये बिल्कुल वही वेटेज जो सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर दिया गया है, राइट। लेवल 2 के वेटेज और लेवल 3 के वेटेज भी दे रखे हैं। आई वुड सिंसियरली रिकमेंड यू कि वेटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको लगेगा कि एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का सबसे ज्यादा वेट है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस का वेट है। लेकिन सीएफए का जो क्वेश्चन पेपर आता है जब आप एग्जाम में बैठोगे सीएफए की, वो इतना वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि वो सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया और इससे कम, जितना यहां लिखा हुआ है उतने वेटेज में वो क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन आपको जब प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उसमें ऑब्वियसली, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है, तो इसमें जो आपको टाइम लगेगा प्रिपरेशन में वो ज्यादा लगेगा, और जैसे कि इसका वेटेज कम है तो इसमें जो समय लगेगा हमें वो भी कम लगेगा। यानी सारा का सारा जो वेटेज है वो टाइम बेस्ड वेटेज है, जिसमें ज्यादा समय है तो उसका वेटेज भी ज्यादा है, जिसमें कम समय है तो उसमें उसका वेटेज भी कम है। पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने आज तक मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा सीएफए का कैंडिडेट नहीं देखा है जो कि सीएफए की एग्जाम्स को गेम प्लान कर ले कि यार ये करके जाऊंगा और ये वाला ना मैं छोड़ दूंगा, जो नॉर्मली हम बीकॉम में या एमबीए में बीबीए में कर लेते हैं कि यार ये वाला चैप्टर छोड़ दे। यहां पर आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते हो। यू हैव टू बी अ 360 डिग्री एक्सपर्ट। सोचो ना, यू आर एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड यू डोंट अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स,
फिर आप कैसे लोगों का पैसा मैनेज करोगे? यू डोंट अंडरस्टैंड अबाउट फिक्स्ड इनकम, तो आप कैसे लोगों का पैसा मैनेज करोगे? तो दोस्तों जो सीएफए इंस्टीट्यूट है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरिकुलम के बेसिस पर आपको टेस्ट करता है, जिसमें हर टॉपिक में आपको पास होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, अब एक मैं पहले एक छोटा सा आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्योंकि जो कैंडिडेट्स सीएफए लेवल 1 करने आते हैं वो बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से होते हैं, बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड होता है। यानी कि सीएफए लेवल 1 करने वाला वो व्यक्ति भी हो सकता है जो कि अभी जस्ट 12th जिसने पास किया हो और वो अपना ग्रेजुएशन कर ही रहा हो, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में, या फिर वो एक बीबीए कंप्लीट भी हो सकता है, या फिर वो एक एमबीए कंप्लीट भी हो सकता है, या फिर वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, या फिर वो एक बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले भी इस कोर्स को करते हैं। अब क्योंकि इतना डाइवर्स बैकग्राउंड है और हर अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए कैंडिडेट का जो नॉलेज का लेवल है वो अलग हो सकता है, इसलिए मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं सारी चीजों को बेसिक से लेकर चलूं। लेकिन फिर भी मेरे पढ़ाने के दौरान अगर आपको ऐसा लगे सर ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी न्यू है हमारे लिए, राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा बैलेंस शीट, तो हो सकता है इंजीनियर के लिए टर्म नहीं हो कि यार बैलेंस शीट तो हमने कभी देखा नहीं है, राइट। तो अगर कोई सी टर्मिनोलॉजी आपको ऐसी नहीं लगे तो आप सिंपल मुझे उसे इंटिमेट कर देना और मैं उस बेसिक टर्मिनोलॉजी पर एक छोटा सा 1 या 2 मिनट का वीडियो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दूंगा। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, हम हमारी पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं और जो सबसे पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, जो सबसे पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस आखिर कैसे किया जाए वो अब हम यहां पर शुरू कर रहे हैं। ओके दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रोल पढ़ेंगे कि आखिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रोल क्या है, राइट। फिर उसके बाद फुटनोट्स, ऑडिट और इनका एनालिसिस कैसे किया जाए वो हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये बहुत सारी नई नई चीजें आपको हो सकता है एकदम से सुनने को मिल जाए। ओके सबसे पहले दोस्तों आपसे कुछ जनरल बातचीत हो जाए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आखिर क्यों इंपॉर्टेंट होती है। सपोज करें कि एक अमेरिकन कंपनी है एप्पल इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, जो हमारा जितना भी सीएफए का सिलेबस है दोस्तों वो अमेरिका ओरिएंटेड है, यानी कि इंडिया में अलग तरीके की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो होती है, अमेरिका में अलग तरीके की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती है, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं। हम जो यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे वो सारी की सारी अमेरिका में जो फॉलो होती है वो हम बात करेंगे। यानी आप और मैं इंडियन सिनेरियो में नहीं रहने वाले हैं, हम अमेरिकन सिनेरियो में रहकर सारी बातें करेंगे। ओके अब इस टॉपिक को दोस्तों समझने के लिए सबसे पहले एक बैकग्राउंड हमारा एक बैकड्रॉप क्रिएट होना चाहिए और वो बैकड्रॉप दोस्तों मैं आपके सामने क्रिएट करता हूं। सपोज करें कि आप सीएफए बन गए एंड आफ्टर बिकमिंग सीए यू वर इंटरव्यूड बाय गोल्डमैन सैक्स फॉर पोस्टिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फर्स्ट यू वर इंटरव्यूड फॉर द बैंगलोर पोजीशन। आपको बैंगलोर में गोल्डमैन सैक्स का ऑफिस है, वहां के लिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। देयर वर 10 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, 10 राउंड लिए उन्होंने इंटरव्यू किए, 10 के 10 राउंड्स हमने क्लियर कर लिए। वी आर नाउ इन बैंगलोर एज अ सीएफए। आफ्टर 3 months of work there is an emergency opening, there is an urgent need of a financial analyst back there in America, and our Indian office is saying no problem, we have the required talent and it was you। आपको वो लोग अमेरिका भेजने के लिए तैयार है, आपका पासपोर्ट आपके पास तैयार है, आपकी अमेरिका की फ्लाइट है, आपने अमेरिका में दोस्तों न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर आपने लैंडिंग करी। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद वहां पर जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बंदा था वो आपको पिकअप करा, उसने आपको होटल में ड्रॉप किया और अब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग अमेरिका में गोल्डमैन सैक्स के ऑफिस में, और वहां पर आपका काम है, उन्होंने आपको बोला मिस्टर सीएफए वी आर एनालाइजिंग अ कंपनी, we will only tell you the name of the company, we will only tell you the name of the company and will give you 7 days। नाम बताएंगे और कितने दिन का समय देंगे? 7 दिन का।
At the end of 7 days, you have to give us an investment advice. Shall we make investment in this company or not? गोल्डमैन सैक्स खुद का भी पैसा लगाएगा डॉलर्स में, और गोल्डमैन सैक्स के जो क्लाइंट्स हैं उनसे भी इन्वेस्टमेंट करवाएगा। अब आप दोस्तों बताइए कि उन्होंने आपको सिर्फ कंपनी का नाम बताया है, दैट्स इट, और 7 दिन दे दिए। अब आप मुझे बताइए आप क्या क्या करेंगे। सपोज मैं आपके सामने कंपनी का नाम ले लेता हूं, वेल केयर हॉस्पिटल्स इनकॉर्पोरेशन। क्या बोल दिया मैंने? वेल केयर हॉस्पिटल्स इनकॉर्पोरेशन इज द नेम ऑफ द कंपनी एंड दैट्स इट। चलिए बोलिए अब कैसे आप इसका एनालिसिस करेंगे कि कंपनी को, गोल्डमैन सैक्स को इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। बताइए दोस्तों क्या क्या आप शुरू हो जाएंगे। 7 दिन का समय है आपके पास, बताइए। सबसे पहले हम कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे। ओके, एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? व्हाट्स देयर इन द एनुअल रिपोर्ट? इट टेल्स यू द पोजीशन ऑफ द कंपनी फॉर द पास्ट ईयर, right? Okay, so past year में what all were the revenues that we have on, what all were the expenses, what was the profitability, कितना कैश आया, कितना कैश गया, ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई रहती है? एनुअल रिपोर्ट में। ओके, एनुअल रिपोर्ट दोस्तों आप पढ़ेंगे। और क्या क्या बताइए? हम देखेंगे कि उसका ग्रोथ पोटेंशियल आखिर क्या है। अब कैसे पता करेंगे आपकी इस हॉस्पिटल का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है? मतलब हॉस्पिटल है तो मतलब ठीक है, ग्रोथ पोटेंशियल पता करेंगे, बोलना आसान है, बट पता कैसे करेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पास्ट ट्रेंड्स देखेंगे कि पिछले 3 इयर्स में या फिर लास्ट 3 इयर्स में, फिर लास्ट 5 इयर्स में क्या इस हॉस्पिटल चेन ने ग्रो किया है, क्या इसने ज्यादा ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर अपने हॉस्पिटल ओपन किए हैं, क्या ये जो हॉस्पिटल चेन है ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, फ्यूचर प्लान्स आखिर इनके क्या है। और उसके लिए शायद हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से अपॉइंटमेंट लेना पड़े। क्या हॉस्पिटल का मैनेजमेंट आपको अपॉइंटमेंट देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि अगर हॉस्पिटल को भी ग्रो करना है तो दे नीड फंड्स and will say we are from Goldman Sachs and we are looking for investing some amount in your hospital. They'll welcome you with red carpet. Okay, investments के लिए Goldman Sachs आगे चलकर आए, but you'll say hey, I need to analyze your company and for that I would need some information. I need to know about what are your future plans. Can you tell me about that? Can you brief me about that? तो मैनेजमेंट क्या करेगा? आपके सामने एक प्रेजेंटेशन रखेगा कि सी दिस आर आवर फ्यूचर प्लान्स, हम इस तरीके से एक्सपेंशन करने वाले हैं, हम इन नए सेगमेंट्स में जाने वाले हैं। चलो और बताइए दोस्तों, और क्या? क्या आपको फ्यूचर के प्रोजेक्शंस करने आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? फ्यूचर के प्रोजेक्शंस करने आने चाहिए, राइट? क्योंकि आप जो एनुअल रिपोर्ट में देखेंगे वो तो होगा पास्ट, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है दैट इज रियली मोर इंपॉर्टेंट। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, कंपनी के शेयर का प्राइस जो भी आज चल रहा है ना, वो उसके पास्ट की वजह से कभी भी नहीं चलता। वो फ्यूचर में क्या कर सकती है उसके बेसिस पर उसके शेयर का प्राइस आज तय होता है, राइट? दोस्तों ये सारी जो चीजें हैं ना, जैसे आपने एनुअल रिपोर्ट बोला है, तो क्या आज तक, फ्रेंकली बताइएगा, क्या आज तक कभी आपने एनुअल रिपोर्ट देखी कैसी होती? आप कह रहे नहीं देखिए, देखिए है रेशोज वाला, जब हमने स्कूल में प्रोजेक्ट किया होगा 12th में, तो हमने एनुअल रिपोर्ट देखी होगी। लेकिन आपने जो एनुअल रिपोर्ट देखी, मैं बताऊं आपने सिर्फ कितनी देखी एनुअल रिपोर्ट? आपने P&L अकाउंट देखा उसमें, और बैलेंस शीट देखी है, और ज्यादा से ज्यादा आपने वहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट, बस इन 3 के अलावा बाकी क्या बकवास लिख रहे हैं? Who has the time to read that बकवास? पर क्या वो बकवास है? रीडिंग बिटवीन द लाइंस, एक एनालिस्ट की पारखी नजरें को वो पता होना चाहिए कि वहां पर कौन सी चीज है जहां पर मुझे जाना चाहिए, जहां पर मेरे काम की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वैसे एनुअल रिपोर्ट कितने पेजेस की होती होगी रफली? एनुअल रिपोर्ट 100 पेजेस, 200 पेजेस, 300 पेजेस, 400 पेजेस, जिसमें से आपका बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट तो मुश्किल से 3 पेज का रहता है। बचे हुए 300 पेजेस के अंदर, 300 में से 3 पेजेस तो इसके होते हैं, बचे हुए 297 पेजेस के अंदर बहुत सारी काम की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती?
मिल सकते, राइट। तो आपको एज एन फाइनेंशियल एनालिस्ट ये तो पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स होती हैं, राइट, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। वैसे पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए, राइट। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं कहां पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि आखिर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब उसके अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं इन एडिशन टू बैलेंस शीट एंड P&L, और फिर उन सबको आखिर किस तरीके से रीड करना, उसके अंदर क्या काम की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, राइट। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हमें बताना है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या पर्पस अचीव करती है। तो दोस्तों फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जरिया है। कंपनी अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, मैंने वर्ड स्टेक होल्डर्स यूज करा या वर्ड शेयर होल्डर्स यूज किया, क्या स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स एक ही बात है या अलग अलग बात है? अलग अलग बात है। सपोज करें दोस्तों वोडाफोन आइडिया नाम की कंपनी, मुझे बीच बीच में इंडियन एग्जांपल्स दोस्तों लेने पड़ेंगे ताकि आप उसको ज्यादा बेहतर ढंग से कनेक्ट कर पाए। वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स हैं, हाँ हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया कंपनी में सिर्फ शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड है या वो बैंक्स जिन्होंने वोडाफोन आइडिया को लोन दे रखा है वो भी इंटरेस्टेड है? वो भी इंटरेस्टेड है। तो वोडाफोन आइडिया भी एक स्टेक होल्डर हुई क्योंकि उसके भी अपने स्टेक्स जुड़े हुए हैं। स्टेक जुड़े हुए यानी कि बैंकर्स आल्सो हैव स्किन इन द गेम, क्योंकि कल को वोडाफोन आइडिया अगर डूबी तो बैंकर्स का भी पैसा डूब जाएगा। गवर्नमेंट इज आल्सो अ स्टेक होल्डर इन अ कंपनी, क्योंकि कल को अगर वोडाफोन आइडिया डूबती है तो गवर्नमेंट का भी बहुत सारा टैक्सेस का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया काफी सारा टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को, राइट, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उसका नुकसान होगा। तो मैंने क्या क्या बता दिए दोस्तों। वोडाफोन आइडिया के स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो गए? इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए, लैंडर्स जिन्होंने लोन दे रखा है, गवर्नमेंट, मैं तो कहता हूं एम्प्लॉइज आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स। एम्प्लॉइज को भी दिलचस्पी है वोडाफोन आइडिया में, है या नहीं है? क्या चाह रहे होंगे भी वोडाफोन आइडिया के एम्प्लॉइज क्या चाह रहे होंगे कि भगवान हमारी कंपनी ग्रो करे, हमारी कंपनी रिलायंस जियो से एयरटेल से कंपीट कर पाए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कंपनी ने प्रोग्रेस करी तो कहीं ना कहीं हमारी भी प्रोग्रेस जुड़ी है उसके साथ, राइट। दोस्तों इसी के साथ साथ वो लोग जो वोडाफोन आइडिया को गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, सपोज करो कि टेलीकॉम नेटवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए हमें केबल्स की जरूरत होती है, टेलीकॉम गियर्स होते हैं, 5G गियर्स, 4G गियर्स, कभी आपने सुना होगा, इनकी जरूरत होती है। तो जो सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट है वो वोडाफोन आइडिया में इंटरेस्टेड होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि कल को ये कंपनी डूब गई तो मैंने जो गुड्स इसको सेल कर रखे उसका पैसा मुझे फिर कौन देगा? पहली चीज। दूसरी चीज, अरे वोडाफोन आइडिया तो मेरा बहुत अच्छा कस्टमर था था अब मैं मेरा माल किसको बेचूंगा, पैसे किससे कमाऊंगा? तो एक कंपनी के क्या सिर्फ शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स होते हैं? जितने भी लोग उस कंपनी से ट्रांजैक्ट करते हैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, वो सभी स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो सभी स्टेक होल्डर्स होते हैं, राइट। तो दोस्तों ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, व्हाट इज दैट? Financial reporting refers to the way companies show their financial performance. Companies क्या करती है? अपनी financial performance लोगों को show करती है, बताती है। किसके द्वारा? Financial reporting के द्वारा। किन किन को बताती है? कौन कौन लिखे हैं? Investors, lenders, creditors and other interested parties. Example, employees, right? So example, employees are other interested पार्टीज, या फिर गवर्नमेंट भी हो सकती है, कई बार लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस भी हो सकती है, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि सपोज वी आर बेस्ड एट इंदौर, इन्फोसिस और टीसीएस यहां पर आएंगी, अच्छा लगेगा आपको या नहीं लगेगा? हालांकि आप जॉब नहीं कर रहे हैं इन्फोसिस टीसीएस में, लेकिन फिर भी आपको पता है कि कहीं ना कहीं हमारे लोकल एरिया की तरक्की से होगी, जिसका घूम फिर कर कहीं ना कहीं सोसाइटी एट लार्ज को बेनिफिट मिलेगा। तो जो लोकल बॉडीज होती हैं, आसपास की सोसाइटी होती है, दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स इन एनी कंपनी। इज दैट क्लियर, राइट? ओके। बाय प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करते हैं। और कैसे शो करते हैं? बाय प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस
में एक सीएफए का रोल आखिर क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस में एक सीएफए क्या करता है? द रोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज टू यूज द इंफॉर्मेशन टू इवैल्यूएट कंपनीज परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। दोस्तों दो चीजें हैं यहां पर, एक तो है कंपनी की परफॉर्मेंस और दूसरा क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। दोस्तों परफॉर्मेंस इज अ डिफरेंट थिंग एंड फाइनेंशियल पोजीशन इज अनदर थिंग, राइट? तो फाइनेंशियल पोजीशन में और परफॉर्मेंस में आखिर क्या फर्क है वो हम समझते हैं, राइट? आपने कभी बैलेंस शीट और पी&एल अकाउंट सुना है? इन दोनों में से फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? बैलेंस शीट बताती है व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। Here, by financial position, we mean that we have raised money from whom? Where we have invested the money, right? So that is our financial position. And by performance, we mean how much revenue we have generated, how much money we have spent, what is our net profit. This is called as company's performance, right? तो जो financial statement का जब हम analysis करते हैं तो हम दो चीजों पर नजर रखते हैं। कौन सी दो चीजों पर? कि परफॉर्मेंस कैसा रहा और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, राइट? और क्यों करते हैं आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस? क्यों, मैं पूछता हूं, क्यों कर रहे हो आप एनालिसिस? टू फॉर्म एन ओपिनियन, राय, कि मैं फिर इस कंपनी में पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, राइट? तो यहां पर हम इवैल्यूएट करते हैं दोस्तों क्या, परफॉर्मेंस एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन इन ऑर्डर टू फॉर्म opinions about the company's ability to earn profits and generate cash flows। जैसे कि आप मुझे बता रहे थे कि हॉस्पिटल का ग्रोथ आखिर कितना होगा, तो आप जब उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे यू वुड बी एबल टू फॉर्म एन ओपिनियन कि आगे कितना प्रॉफिट जनरेट करेगा, आगे कितना कैश फ्लोज जनरेट करेगा, राइट? इन द फ्यूचर टू मेक व्हाट, इकोनॉमिक डिसीजंस। और आप क्यों कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस? ताकि आप इकोनॉमिक डिसीजंस ले पाए। इकोनॉमिक डिसीजंस ले पाए का मतलब है कि मैं इस हॉस्पिटल चेन में पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, या मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मैं और फर्दर इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं, या आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मैं इस इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट कर दूं, बेचकर बाहर निकल जाऊं, क्योंकि अभी भी मौका है, बेचकर बाहर निकल जाऊं। कल को अगर ये हॉस्पिटल नुकसान में चला गया तो मेरा स्टेक खरीदने वाला भी कोई नहीं बचेगा। सो टू मेक इकोनॉमिक डिसीजंस यू हैव टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? दोस्तों व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सच डिसीजंस? आपकी मेरी पहली बात हो चुकी, वेदर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी सिक्योरिटीज और रिकमेंड देम टू इन्वेस्टर्स। एक एनालिस्ट जरूरी नहीं है कि खुद पैसा लगाए, वो हो सकता है कि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जनरेट कर दे कि जितने भी हमारी कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, मैंने इसका एनालिसिस कर लिया है। काफी सारे ब्रोकर्स होते हैं दोस्तों जो यही काम करते हैं, ब्रोकर्स कंपनी का एनालिसिस करते हैं और अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप यहां पैसा लगाइए, राइट? और वेदर टू एक्सटेंड ट्रेड और बैंक क्रेडिट टू द कंपनी, इस कंपनी को हमें क्रेडिट देना चाहिए या नहीं, उसके लिए भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते आना चाहिए। दोस्तों अभी तक आपने और मैंने आखिर क्या क्या पढ़ लिया? हमने दो चीजें पढ़ी। हमने एक तो समझा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ वे ऑफ presenting, right, your financial performance to who? Your investors, lenders, creditors and other interested parties, right? और फिर उसके बाद what is the role of financial statement analysis? तो हम इसमें परफॉर्मेंस देखते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं ताकि हम एक ओपिनियन बना पाए और हम इकोनॉमिक डिसीजंस ले पाए, राइट? अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट एलओएस यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसे सीएफए इंस्टीट्यूट प्री रिक्विजिट मानता है, यानी कि अज्यूम करता है कि ये तो कैंडिडेट को आना ही चाहिए। इस पर सीएफए इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जितने भी हम एनालिटिकल चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं उसमें इस बेसिक प्री रिक्विजिट की हमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत लगेगी। तो आप इसे ध्यान से देखिए इस वीडियो इसके आगे वाले पोर्शन को, लेकिन हाँ आप चाहें तो रिवीजन में इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि इस पर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। इसकी अंडरस्टैंडिंग बस काफी है ताकि आगे वाला मटेरियल हम आसानी से समझ पाएं। अब दोस्तों अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आखिर क्या-क्या चीजें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आखिर क्या-क्या चीजें होती है। तो दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होता है बैलेंस शीट, कभी सुना हुआ है पहले बैलेंस शीट? ओके। इनकम स्टेटमेंट, फिर
स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये आपने नहीं सुना होगा आज तक। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम थोड़ी ना सुना होगा आपने कभी, राइट। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये थोड़े ही ना सुना होगा। एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जरूर, फिर भी अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आपने सुना होगा। ओके राइट। अब दोस्तों ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, ये प्रिस्क्राइब्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। प्रिस्क्राइब्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब किसी ने तो बोला होगा ना कंपनीज को कि कंपनीज आपको ये सारी चीजें इन्वेस्टर्स के सामने रखनी है। दोस्तों एक बात बताइए, शेयर मार्केट में काफी सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, यस और नो? यस। कल को अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज बोल दे सॉरी वी आर नॉट गोइंग टू पब्लिश एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम कुछ भी पब्लिश नहीं करने वाले, ना हम हमारी बैलेंस शीट बताएंगे, ना हम हमारा इनकम स्टेटमेंट बताएंगे। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि मैं हूं प्रवीण खटोड़, क्या मुझे मेरी बैलेंस शीट P&L अकाउंट आपको दिखाने की जरूरत है? नहीं, राइट। लेकिन अगर यही मैं प्रवीण खटोड़ और अल्फा एकेडमी अपना शेयर बाजार में जाकर लिस्ट करवाता हूं, मतलब मैंने लोगों से पैसा रेज किया है और रेस करने के लिए मैंने बताया मेरी ऐसी बैलेंस शीट है, मेरा ऐसा P&L अकाउंट है, और लोगों ने मेरी कंपनी में जमकर पैसा लगाया, और जिस दिन मेरे पास पैसा आया उसके बाद मैंने बोल दिया सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, कैन आई डू दैट? ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? नहीं नहीं, कौन रोकेगा मुझे? सेबी। सेबी नाम तो सुना होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने लोगों के साथ ऐसा धोखा ना हो जाए कि कंपनीज जो है वो रिपोर्टिंग करना ही बंद कर दे, तो गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रखी, नाम है उसका सेबी। अगर मैं ऐसा करता हूं तो सेबी मेरे पीछे आ जाएगा। एक और दोस्तों रेगुलेटरी अथॉरिटी, और वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो वो जो MCA है वहां पर मेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, और वहां पर जब मेरा रजिस्ट्रेशन होता है तो मैं अब बाउंड हूं कि मुझे मेरी कंपनी की रिपोर्ट्स बनाकर देनी ही पड़ेगी। चलो एक बात और बताओ, मैंने कहा ठीक है सेबी, ठीक है MCA, अगर आप बोल रहे हो तो मैं मेरी बैलेंस शीट बना देता हूं। लाओ लाना जरा बैलेंस शीट। एसेट्स एक काम कर 5 करोड़ लिख दे, करंट एसेट्स एक काम कर लिख दे, और लाइबिलिटीज बस देखना मैच हो जाए। ये कर दिया मैंने, फाइल ही करना था ना, ये मैंने फाइल कर दिया, मैंने गलत सलत फाइल कर दिया। अब बताओ कौन रोकेगा मुझे? आपका कहना था कि फाइल करना है, ये मैंने फाइल कर दिया, अगेन सेबी रोकेगी। और सेबी क्या करेगी? अब आप समझ रहे हो कि इंडिया में कितनी सारी हजारों कंपनीज है, तो सेबी एक एक के पीछे जा सकती है क्या? नहीं। तो इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने एक और बॉडी बनाई है इंडिया में, एंड दैट इज ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिनको ऑथोराइज किया गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देंगी तो वो करेक्ट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी झोल झाल हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि जनता जो आप एनुअल रिपोर्ट देंगे उस पर लोग विश्वास करेंगे। तो लोग विश्वास कैसे करेंगे? एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करें, और ये काम कौन करते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट। यानी कि दोस्तों आप समझ रहे पूरा इकोसिस्टम किस तरीके से डिजाइंड है ताकि किसी के भी साथ धोखा ना हो, किसी के भी साथ गलत ना हो। अगर मैं दोस्तों अमेरिकन पर्सपेक्टिव में बात करूं तो ये जो हॉस्पिटल है वेलकेयर हॉस्पिटल, राइट, ये वेलकेयर हॉस्पिटल जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा तो इसके ऊपर एक रेगुलेशन होना चाहिए कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे, और ये वहां का कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होगा जो उनको बाउंड करेगा कि नहीं आपको ये सबमिट करने पड़ेंगे। दूसरी चीज, आप कहीं गलत सलत ना सबमिट कर दे, उसके लिए एक और व्यक्ति हमें अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सबमिट करने से पहले चेक करे, रिव्यू करे कि यह करेक्ट है या नहीं है। दोस्तों यहां पर और यहां पर ट्रस्ट एस्टेब्लिश होता है लोगों का। अब मैं अगर एक इन्वेस्टर हूं ना तो मुझे पता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट होंगे वो करेक्ट होंगे, राइट। अब ये कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वहां पर अमेरिका में, कौन इन सारी चीजों को रिव्यू करता है, वो हम यहां पर देखेंगे। लेकिन अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं आखिर इस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने क्या क्या चीजें कंपलसरी की हुई है कि आपको ये सारी चीजें सबमिट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहां पर what are the various types of financial statements that we have to submit? The first is बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट के दूसरे भी नाम होते हैं, यहां पर ए का फुल फॉर्म होता है ऑल्सो नोन एज, है ना। सो बैलेंस शीट इज ऑल्सो नोन एज, आप सीएफए में ध्यान रखिएगा, आपको ऑल्टरनेटिव नेम्स पता होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है कि वो बैलेंस शीट वर्ड ना लिखें और वो बोले द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो आपको पता होना चाहिए दे आर रेफरिंग टू द बैलेंस शीट। या फिर हो सकता है वो बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, अगेन दे आर रेफरिंग टू बैलेंस शीट, राइट। दोस्तों बैलेंस शीट, खैर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो मुझे आपको बैलेंस शीट के बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों हम सभी एक बेसिक लेवल से शुरुआत कर लें। तो बैलेंस शीट कुछ इस तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है और उसमें रिकॉर्ड किया जाता है कि हमारे पास क्या क्या एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं, और हमारे क्या क्या दायित्व हैं, हमारी क्या क्या लायबिलिटीज हैं, राइट। कंपनी को अगर मैं साइड में रखूं, आप एज एन इंडिविजुअल भी सोचोगे तो अगर आपके पास बाइक है, सो बाइक इज योर एसेट, राइट। या आपके वॉलेट में कुछ रुपए रखे हुए, दैट इज योर एसेट। आपके बैंक में कुछ बैलेंस रखा हुआ, दैट इज योर एसेट, राइट। लेकिन आपकी कुछ लायबिलिटीज भी होंगी, एज अ कंपनी आपकी कुछ लायबिलिटीज भी होंगी, क्योंकि दोस्तों जब मैं यहां पर वेलकेयर हॉस्पिटल की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो क्या वेलकेयर हॉस्पिटल के खुद के कुछ रुपए होंगे? क्या वो नेचुरल पर्सन है या वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है? वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन, आप समझते दोस्तों, नेचुरल पर्सन यानी आप और मैं, और आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि कंपनीज हुए, ट्रस्ट हुए, बॉडी कॉर्पोरेट्स हुए, दिस आर आर्टिफिशियल पर्सन, राइट। आर्टिफिशियल पर्सन के पास रुपया कहां से आएगा? उसके पास खुद के पास तो कोई रुपया नहीं है, राइट। उसे रुपया कोई देता है, सबसे पहले ये रुपए देते हैं इक्विटी, सबसे पहले रुपए कौन देते हैं? ओनर्स। ओनर्स जो होते हैं बिजनेस के, वो ये रुपए देते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो लोग पैसा लगाते हैं वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। ये लोग यहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अब इसका पूरी प्रॉपर अकाउंटिंग रखनी पड़ती है कि किनसे पैसा आया। अब जिनसे पैसा आया वो आपके पास यहां पर कैश के फॉर्म में रखा हुआ है, ये कैश के फॉर्म में आपके पास कुछ डॉलर्स रखे हुए। दोस्तों वेलकेयर हॉस्पिटल के पास जो कैश रखा हुआ है वो उनकी एसेट है, जो उनके पास कैश रखा हुआ है वो उनकी एसेट है, लेकिन जो लोगों से हमने ये कैश लिया है, हमारी उन लोगों के टुवर्ड्स ये एक लायबिलिटी है, राइट। सो इसीलिए इसका नाम क्या है? बैलेंस शीट, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस बनाकर रखते हैं। अगर आपके पास कुछ एसेट्स आई है तो कहीं से आई है, राइट। ओनर्स ने पैसा दिया है तो जो पैसा आपके पास दिख रहा है वो आपकी एसेट है, लेकिन ओनर्स के टुवर्ड्स आपकी लायबिलिटी कि आप ये पैसा एक न एक दिन उन्हें वापस लौटाएंगे, राइट। अब हो सकता है कि आपने ये जो कैश है, आपने इस कैश को कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया हो। सपोज करें कि आप हॉस्पिटल के लिए कोई मेडिकल इक्विपमेंट लेकर आ गए, तो ये मेडिकल इक्विपमेंट हो गई हैं आपकी एसेट्स, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। तो अब क्या हुआ? उस कैश ने अपना रूप बदल लिया। अब वो कैश की जगह कन्वर्ट किस में हो गई? कुछ एसेट्स में कन्वर्ट हो गई है, राइट। अगेन इट इज योर एसेट एंड इट इज योर लायबिलिटी। सपोज करेंगे दोस्तों आपको एसेट्स खरीदने में कुछ रुपए कम पड़ गए, तो अब आपने लेंडर्स के पास गए, लेंडर्स के पास गए यानी कि आप बैंक ऑफ अमेरिका के पास गए और उनसे बोला हमें थोड़ा सा लोन दे दीजिए। बैंक ऑफ अमेरिका ने आपको कुछ डॉलर्स दे दिए, ये डॉलर्स आपके पास कहां आ गए? कैश में। अब हो सकता है कि अगेन आप उस कैश को कहां इन्वेस्ट कर दें? अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें, राइट। तो बैलेंस शीट दोस्तों एक स्टेटमेंट होता है जिसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट्स, 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है एसेट्स। एसेट्स में सब आ गए, आपकी जो कंपनी के अंदर प्लांट एंड मशीनरी रखा हुआ है, प्रॉपर्टीज हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है। अगर आपकी कंपनीज की कुछ डिलीवरी वैन है, जैसे कि अगर ये हॉस्पिटल्स है तो इनके पास एम्बुलेंसेस होंगी, ये सब कहां आ जाएगा? एसेट्स में आ जाएगा, राइट। और यहां पर लायबिलिटी साइड में दोस्तों 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज और दूसरे होते हैं कंपनी के खुद के ओनर्स। हालांकि हॉस्पिटल को अपने ओनर को भी, हॉस्पिटल जो है वो अपने ओनर को भी लायबल है पैसा देने के लिए, राइट। लेकिन ये इनसाइड लायबिलिटीज हो गई है, राइट, जो कंपनी की खुद की लायबिलिटीज अपने ओनर्स के टुवर्ड्स, राइट। और ये जो डेट ले रखा है हमने, ये क्या हो जाएगी? हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज हो जाएंगी, राइट। तो दोस्तों ये जो बैलेंस शीट है इसके अंदर देखिए, इट रिपोर्ट्स द फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पॉइंट इन टाइम। ये एक वक्त पर बनाई जाती है। जैसे इंडिया के अंदर चलता है 31 मार्च, इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो कैसे चलता है? 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक का एक फाइनेंशियल ईयर होता है।
अमेरिका के अंदर दोस्तों कैलेंडर ईयर होता है ना, उसी को वो फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं, यानी 1 से उनका नया साल शुरू हो जाता है, उनका नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है 31 दिसंबर के दिन उनका ईयर एंड हो जाता है। मतलब कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर वहां पर एक ही होता है। हमारे यहाँ कैलेंडर ईयर तो चलता है जनवरी टू दिसंबर, लेकिन फाइनेंशियल ईयर चलता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। वहां पर ये दोनों चीजें अलाइंड है, राइट। तो 31 दिसंबर आगे से हम जो बात करेंगे बैलेंस शीट की, वो अब 31 मार्च की बैलेंस शीट की बात नहीं करेंगे, 31 दिसंबर की बैलेंस शीट की बात करेंगे, राइट। सो यहां पर बैलेंस शीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर डेट पर हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसको रिपोर्ट करता है, जिसमें वो बताता है कि हमारे पास क्या क्या एसेट्स हैं। एसेट्स का मतलब होता है वह रिसोर्सेज जो हमारी फर्म कंट्रोल कर रही है, जैसे हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, दिस आर द रिसोर्सेज दैट वी कंट्रोल, राइट। लायबिलिटीज आर द अमाउंट्स ओव्ड टू लेंडर्स एंड अदर क्रेडिटर्स, जो हमें उन्हें देना है, लोगों को देना है, लेंडर्स को देना है, क्रेडिटर्स को देना है। एंड ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी दोस्तों, ओनर्स इक्विटी के ऑल्टरनेटिव नाम पढ़ लीजिए प्लीज, क्या क्या है। शेयर होल्डर्स इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड, राइट। ओनर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज शेयर होल्डर्स इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड्स। इज द रेसिडियल इंटरेस्ट, टेक्निकली लिखा हुआ है, is the residual interest in the net assets of an entity that remains after deducting its liabilities from its assets। क्या घुमा के लिखा है, आप समझ गए होंगे। मतलब ओनर्स इक्विटी आखिर क्या होता है, टोटल ऑफ ऑल द एसेट्स, and now let us deduct the liabilities to the outsiders। so owners equity is the residual interest, बचा हुआ इंटरेस्ट in the firm's assets, इन assets में इन लोगों का भी हिस्सा है लेकिन पूरा हिस्सा इनका नहीं है। the residual interest after deducting outside liabilities is the owners equity, right। okay दोस्तों हमेशा बैलेंस शीट इक्वल ही रहेगी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। यहां पर जो मैंने डायग्राम बनाया है, दिस इज ओनर्स इक्विटी, दिस आर आउटसाइड लायबिलिटीज एंड दिस आर आवर एसेट्स, राइट। ओके सेकंड, अब मैं एक काम करता हूं दोस्तों, आपको साथ में ना एक अमेरिकन कंपनी का टूर भी करवा देता हूं एनुअल रिपोर्ट का, तो आपको एक फील आ जाएगा कि एनुअल रिपोर्ट में बेसिकली क्या होता है। ओके तो हम यहां पर दोस्तों SEC, जैसे दोस्तों इंडिया में सेबी होता है, इंडिया में सेबी होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सारे वे शेयर मार्केट को, कैपिटल मार्केट्स को ओवरसी करता है कि सब बराबर चल रहा है ना। वैसे ही अमेरिका में होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, आप पढ़ पा रहे हैं, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, है ना। हर कंपनी को अपनी एनुअल रिपोर्ट्स इन्हें सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। ओके तो दोस्तों मैं यहां पर सर्च SEC पर जा रहा हूं और मैं यहां पर एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट सर्च करता हूं। एप्पल ले लें हम, देखे तो सही एप्पल कैसा क्या है। तो एप्पल दोस्तों मैंने वहां पर सर्च किया है और ये एप्पल की यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन आ गई। ओके अब क्योंकि मुझे तो सब कुछ पता है तो मैं यहां पर दोस्तों एनुअल रिपोर्ट्स आपको नजर आ रहा है कहीं पर लिखा हुआ। ओके इसमें एक वर्ड भी लिखा हुआ है 10K कोड वर्ड लिखा है, वो भी आने ही वाला है आपको, राइट। 10K 10Q ये सारी टेक्निकलिटीज दोस्तों हमें जाननी रहेगी। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट आ गई है, जिस पर मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो ये दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन वॉशिंगटन DC फॉर्म 10K। अब आप मुझसे पूछना चाहेंगे सर ये फॉर्म 10K आखिर क्या है। ये एक फॉर्म प्रिस्क्राइब किया हुआ है, आपने सुना होगा ना कभी कभी फॉर्म जमा करने पड़ते हैं, राइट। जैसे आप भी अपने कॉलेज में फॉर्म जमा करते हैं तो एक फॉर्मेट है, तो वैसे ही दोस्तों SEC सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक फॉर्म दे रखा है और बोला है कि इस फॉर्म में ही आपको अपनी एनुअल रिपोर्ट हमें सबमिट करनी है, राइट, ताकि एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा ना। आप भी समझ रहे हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन की कितनी वैल्यू है, नहीं तो कोई कंपनी किस तरीके से कोई कंपनी डिजाइनिंग कर करके भेजेगी एंड पता चलेगा कि एनालिस्ट को कितनी डिफिकल्टी आ रही, कोई कैसी एनुअल रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, कोई कैसी, राइट। सो दे हैव प्रिस्क्राइब्ड द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और वो जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है, वो 10K नाम है उस फॉर्म का, राइट। दोस्तों अब एप्पल इनकॉर्पोरेशन, ओके हाँ जी, यहां पर दोस्तों ये रहे फॉर्म 10K के टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो एप्पल का ईयर एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर पर एंड हो रहा है या फिर 24 सितंबर पर वो इसे एंड कर रहे हैं।
वो लोग इसे 24 सितंबर पर एंड कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे इंडिया में भी 1 अप्रैल से 31 मार्च का 99% ऑफ द कंपनीज फॉलो करती है रूल, लेकिन देयर आर एक्सेप्शंस। जैसे इंडिया की बात करूं तो नेस्ले का जो ईयर एंड होता है वो अप्रैल टू मार्च नहीं चलता। नेस्ले भी तो है कंपनी एक, राइट, मैगी है ना, तो वो ये वाला ईयर फॉलो नहीं करता, उसका ईयर डिफरेंट चलता है। तो ऐसा आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप कोई सी भी विंडो चूज कर सकते हैं कि मैं तो अपनी रिपोर्टिंग 1 जुलाई से लगाकर 30 जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक करूंगा। दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी गिवन टू यू, और उसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं, राइट। तो दोस्तों यहां पर इनका जो ईयर एंड हो रहा है वो हो रहा है 24 सितंबर के दिन, और यहां पर देखिए इन्होंने इनकी रिपोर्ट में क्या क्या चीजें पेश की है। उसमें जो आपके और मेरे इंटरेस्ट का मुद्दा है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हाल फिलहाल। हम बाकी चीजें भी देखेंगे, लेकिन हाल फिलहाल दोस्तों ये रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और मैं यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्लिक करता हूं। ओके, तो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्लिक किया और अब ये मुझे लेकर आ गया यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। ओके, आप देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस नजर आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब ये क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो हमारा आज का मुद्दा है। लेकिन अभी सबसे पहले हम कहां चलते हैं दोस्तों, बैलेंस शीट पर चलें। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर दोस्तों मैंने यहां पर क्लिक किया है। ओके, अब यहां पर कंसोलिडेटेड वर्ड का मीनिंग आप समझते हैं, इन्होंने बैलेंस शीट वर्ड ना यूज करते हुए इन्होंने वर्ड क्या यूज किया है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आप उसके पीछे रीजन जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है, या रिलायंस इंडस्ट्रीज के नीचे बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही है, बहुत सारी कंपनीज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नीचे ऑपरेट कर रही है। जैसे जियो की जो आपके सेलफोन में सिम है, वो जियो इन्फोकॉम नाम की एक कंपनी है जो कि रिलायंस की ही कंपनी है। रिलायंस ने उस कंपनी में पैसा लगा रखा है और वो जियो इन्फोकॉम की सिम हमारे पास है। अब जब आप रिलायंस के शेयर में पैसा लगाएंगे तो आपको सिर्फ मेन कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि मेन कंपनी ने जहां जहां पैसा लगा रखा है वहां से जो पैसा आएगा उसके भी हिस्सेदार आप लोग होंगे। उसी तरीके से दोस्तों एप्पल इनकॉर्पोरेशन, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, पहली बता दूं, एप्पल इनकॉर्पोरेशन की दुनिया भर में कितनी सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही है। इन्हें हम कहते हैं सब्सिडियरीज। क्या कहते हैं, सब्सिडियरीज। इसके पहले सुना आपने वर्ड सब्सिडियरीज? सब्सिडियरीज यानी वह कंपनीज जो कि हमारी ही कंपनीज हैं लेकिन नाम उनका कुछ अलग है, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अल्फा एकेडमी, है ना। मैंने क्या करा, मुझे एक और कोई नया आइडिया आया, प्रपोजल आया मेरे सामने, मैंने उस प्रपोजल के लिए एक नई कंपनी क्रिएट कर दी। लेकिन नई कंपनी क्रिएट करते वक्त कैपिटल मैंने अल्फा एकेडमी से लेकर उसमें डाल दी, तो वो कंपनी अल्टीमेटली हुई किसकी, अल्फा एकेडमी की। अब जिसके पास अल्फा एकेडमी के शेयर्स हैं उसका इंटरेस्ट सिर्फ अब अल्फा एकेडमी में नहीं, बल्कि अल्फा एकेडमी ने कहां कहां पैसा लगा रखा है वहां सब पर भी है। तो अब जब वो इन्वेस्टर दिलचस्पी रखेगा, वो मेरे अकेले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिलचस्पी रखेगा, कंसोलिडेटेड यानी सबका इकट्ठा किया हुआ। इज दैट क्लियर? ओके, सो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ एप्पल की मेन कंपनी का डेटा होगा, या जितनी सारी सब्सिडरीज है सबका डेटा मर्ज किया गया, सबका डेटा मर्ज किया गया। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है इसमें एसेट्स भी हैं और लाइबिलिटीज भी हैं। मैंने यहां पर दोस्तों इस बैलेंस शीट को डाउनलोड कर लिया है और अब मैं इस बैलेंस शीट पर जाता हूं तो ये बैलेंस शीट मुझे कौन से पेज पर मिल रही है, पेज नंबर 28 ऑफ द रिपोर्ट पर मिल रही है। ओके, सो हियर इज द here is the consolidated balance sheet in millions except number of shares which are reflected in thousands and par value. Okay, obviously ये डॉलर्स में है and these are million dollars, right? यहां पर दोस्तों एसेट्स के नाम पर आखिर एप्पल इनकॉर्पोरेशन के पास क्या क्या एसेट्स हैं, कैश है उनके पास एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं वो हम आगे समझेंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल। ऐसा अकाउंट्स रिसीवेबल आप तो समझते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल यानी एप्पल ने कुछ गुड्स भेजे होंगे, सपोज अमेरिकन एप्पल कंपनी ने अपनी इंडियन एप्पल कंपनी को कुछ गुड्स भेजे होंगे जिसका पेमेंट इंडियन कंपनी को करना बाकी होगा, या फिर इंडियन कंपनी ने कुछ और आगे रिटेलर्स को फॉरवर्ड कर दिए होंगे फोन और जिसका पेमेंट लेना बाकी होगा। इन्वेंट्रीज यानी उनके पास अभी कितने आईफोन्स रखे हुए, कितनी मैकबुक रखी हुई है। वेंडर नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स यानी अब ये जो रिसीवेबल्स ये ट्रेड से रिलेटेड नहीं है,
ट्रेड के अलावा किसी और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, राइट। उसी तरीके से दोस्तों यहां पर एक और क्या वर्ड लिखा हुआ है, नॉन करेंट एसेट्स। दोस्तों कंपनीज को एक कंपलसरी कि वो अपनी एसेट्स को दो पार्ट में ब्रेक डाउन करके दिखाएं, एक होंगी करंट एसेट्स और दूसरी होती है नॉन करंट एसेट्स। आप शायद इंडिया में नॉन करंट एसेट्स वर्ड यूज नहीं करते, आप फिक्स्ड एसेट्स वर्ड यूज करते हैं जहां तक मुझे ध्यान है। नॉन करंट एसेट्स वर्ड, ओके, सो नॉन करंट एसेट्स आर सेम एज फिक्स्ड एसेट्स। नाउ सर व्हाट इज करंट एसेट्स? हर वो एसेट जिसका पैसा आपको लेस देन 1 ईयर में रियलाइजेबल हो, लिक्विड हो, वो सब क्या आ जाएंगे, करंट एसेट। हर वो एसेट जो कि हमारा इंटेंशन ही नहीं हो कि अभी हम इसको 1 साल के अंदर अंदर बेच देंगे, वो सब कहां आ जाती, नॉन करंट एसेट्स में आ जाती, जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट। इस तरीके से दोस्तों ये रही एप्पल इनकॉर्पोरेशन की टोटल एसेट्स, राइट। अब इसके बाद सिर्फ लायबिलिटीज वर्ड लिखा है या लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी? लायबिलिटीज क्योंकि इस तरफ हमने देखा था बैलेंस शीट में आउटसाइड लायबिलिटीज भी आती है और शेयर होल्डर्स इक्विटी भी आती है, राइट। दोस्तों ये जो लायबिलिटीज, हाँ जी बोले सर, इसमें स्टेक होल्डर क्यों नहीं लिखा है और शेयर होल्डर्स क्यों लिखा है? क्योंकि यहां तो शेयर होल्डर्स ही आएंगे सर। शेयर होल्डर्स में और स्टेक होल्डर्स में क्या डिफरेंस है? बताइए दोस्तों। शेयर होल्डर्स में सिर्फ कौन आते हैं? शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसा लगाया, राइट। लेकिन स्टेक होल्डर्स में बताइए कौन कौन आता है, बताते जाइए। स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आता है? बैंक्स आती जिन्होंने लोन दिया है, और बताते जाइए। गवर्नमेंट आ जाती और एम्प्लॉयज, राइट। ये सब स्टेक होल्डर होते हैं, है ना। बट ये शेयर होल्डर थोड़ी ना होते, है ना। आप गवर्नमेंट को थोड़ी ना जिक्र करोगे अपनी बैलेंस शीट में दैट गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन अस, ऑल्दो एवरीबॉडी नोज दैट गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन यू। लेकिन आपकी कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी थोड़ी ना है उस दिन गवर्नमेंट को। हाँ, अगर आपकी कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी है, अगर आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स देना ड्यू है, अगर आपको एम्प्लॉय को सैलरी पे करना है, बाकी आउटस्टैंडिंग है, तो वो आएगा। लेकिन अगेन वो इसमें नहीं आएगा, वो कहां आएगा, लायबिलिटीज में। इज दैट क्लियर, राइट। तो लायबिलिटीज के अंदर बाकी सारे स्टेक होल्डर्स आ गए हैं, शेयर होल्डर यहां पर आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर अकाउंट्स पेबल आ गए हैं, जो एप्पल ने अपनी स्क्रीन खरीदी होगी, चिप्स खरीदी होंगी जिनसे, राइट, और उनको पेमेंट देना ड्यू होगा, वो सब कहाँ आते हैं, अकाउंट्स पेबल में, राइट। अब ये डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, वैसे शायद हो सकता है आपने सुना हो, नहीं भी सुना हो तो वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, राइट। आगे एक्चुअली हमारे सिलेबस में बैलेंस शीट का एक एक कंपोनेंट है, यानी जो अभी मैंने इन्वेंट्रीज आपको बस बोल दिया ना, इन्वेंट्रीज, उसके ऊपर अपना एक पूरा चैप्टर है कि इन्वेंट्रीज क्या होती है, उसका एनालिसिस कैसे करना। अभी तो बस हम एक ब्रॉड एरियल व्यू देख रहे हैं, राइट। दोस्तों इस तरीके से ये आती है हमारी टोटल करंट लायबिलिटीज, फिर ये आती है हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज, राइट। दोस्तों क्या एप्पल ने डेट भी ले रखा है? यस, उसने बैंक से कुछ लोन ले रखे हैं, राइट। इस तरीके से ये आ गई हमारी टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज कैसे निकाली होंगी? करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज को ऐड करके निकाल लिया है टोटल लायबिलिटीज, राइट। फिर इसके बाद दोस्तों ये आ गई है शेयर होल्डर्स इक्विटी। हम इंडिया में जैसे इक्विटी शेयर्स कहते हैं ना, उसे अमेरिका में इक्विटी शेयर्स नहीं बोलते हैं, अमेरिका में उसे क्या बोलते हैं, कॉमन स्टॉक। यानी अगर अमेरिकन किसी से बात हो और वो आपको बोले आई हैव परचेज स्टेक इन एप्पल्स कॉमन स्टॉक, तो समझ जाना ही इज टॉकिंग अबाउट एप्पल्स इक्विटी शेयर्स। जैसे हम इंडिया में इक्विटी कहते हैं, उसे अमेरिका में क्या बोलते हैं, कॉमन स्टॉक। आप मुझसे क्या जानना चाह रहे सर, इसे कॉमन स्टॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कि दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। सुना है क्या कभी? एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस होता है, कुछ चीजों में उन्हें प्रेफरेंस होता है, लेकिन इक्विटी को कोई प्रेफरेंस होता है क्या? नहीं। तो जिसे प्रेफरेंस नहीं होता उसे दुनिया क्या कहेगी? आम इंसान। जिसको कोई प्रेफरेंस नहीं उसको क्या बोलेंगे? आम इंसान। आम इंसान मतलब इंग्लिश में क्या? कॉमन मैन। तो दोस्तों जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उसको अमेरिका में क्या कहते हैं? कॉमन स्टॉक, मतलब आम शेयर्स, राइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। ओके तो यहां पर ये आ गई है शेयर होल्डर्स इक्विटी, राइट।
शेयर होल्डर्स इक्विटी का अमाउंट आता है 50672 और यहां पर टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी यहां पर टोटल ऑफ लायबिलिटीज और ये जो शेयर होल्डर्स इक्विटी इन दोनों को जोड़ दिया गया तो ये आ गया टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। दोस्तों ये जो 352 755 है ये ऊपर एसेट्स के टोटल से टैली होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। 352 ये देखिए 352 755 ऊपर से टैली होना चाहिए, राइट। तो दोस्तों बैलेंस शीट में कुल कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट्स होता है। एक तो होता है एसेट ब्रॉड कंपोनेंट, एक होते हैं लायबिलिटीज और एक होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी, राइट। एक और टर्मिनोलॉजी है एंड दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या आपने इसके पहले सुना है ये टर्मिनोलॉजी कैपिटल स्ट्रक्चर? ओके, समझा देता हूं मैं व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। दोस्तों अगर हम यहां पर आए, एप्पल की हम बैलेंस शीट पर आ चुके हैं। एप्पल का ओवरऑल लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी कितना है? 352 755, राइट। जिसमें से इक्विटी कितना है? 50,000, एक राउंड नंबर बोल देता हूं 50,000, और टोटल लायबिलिटीज कितना है? 3 लाख, राइट। यानी एप्पल में इक्विटी ज्यादा है या एप्पल में अदर लायबिलिटीज ज्यादा है? अदर लायबिलिटीज ज्यादा है ना, मतलब ओनर्स इक्विटी तो कम है और बाकी लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, राइट। तो आपको क्या लगता है कि एप्पल में रिस्क तो है, कल को अगर एप्पल का कोई तगड़ा कॉम्पिटिटर आ गया और ये अगर अपनी लायबिलिटीज पे नहीं कर पाया तो फिर तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। यही दोस्तों अगर यहां पर होता 250672, कितना 250672, और यहां पर होता 102083, तो बताइए अब एप्पल में उतनी रिस्क होती या अब एप्पल में रिस्क कम होती? फाइनेंशियल रिस्क कम होती, फाइनेंशियल रिस्क कम होती, क्योंकि जिसके सर पे जितना ज्यादा डेट उसके सर पे फाइनेंशियल रिस्क उतनी ज्यादा, राइट। कल को कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो कितनी आपने ओवरऑल जो फर्म आपने क्रिएट करी है उसमें कितना प्रोपोर्शन आपने इक्विटी का लगाया है, कितना प्रोपोर्शन आपने दूसरी आउटसाइड लायबिलिटीज का लगाया, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। उसको क्या बोलते हैं कि ओवरऑल कैपिटल का स्ट्रक्चर आखिर कैसा है, मतलब उस स्ट्रक्चर में डेट ज्यादा है या उस स्ट्रक्चर में इक्विटी ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। ये आपको बहुत ध्यान से एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जब वो क्वेश्चन आएंगे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो बहुत बारीक सी चीज आपसे पूछेंगे, राइट। वो अभी अपन जब इस चैप्टर के एंड में करेंगे ना क्वेश्चंस, तो आपको पता चलेगा अरे उस वक्त सुनते वक्त तो हमने मतलब बोला था कि हाँ हाँ समझ में आ गया, लेकिन उसमें जब वो आपको ऑप्शंस देंगे ना ए बी सी तीनों ही आपको सही लगेंगे, वो पहले ही चैप्टर से हमें मालूम चलने लग जाता है। खैर वो पहले चैप्टर में मालूम चल जाता है, तो जब सेकंड चैप्टर में हम पढ़ते हैं तो हमारी अप्रोच ज्यादा कॉशियस हो जाती कि अरे अब बहुत ध्यान से हमको देखना पड़ेगा एक एक चीज को बारीकी से। The proportions of liabilities and equity used to finance the company are known as company's capital structure. Okay. ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अब जब मैं वर्ड बोलूं कैपिटल स्ट्रक्चर तो आप समझ जाना सर इज टॉकिंग अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी फंड्स यूज्ड टू फाइनेंस द कंपनी, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट जो हमें स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है वो क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट। जिसे हम इंडिया में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं ना, उसे अमेरिका में क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। उसके और भी नाम है दोस्तों, देखें, ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस, या फिर एक और नाम क्या? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम क्या बताते हैं कि जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है, जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज है, उससे कितना रेवेन्यू हमने जनरेट करा है। यानी एप्पल के केस में उसने आईफोन सेल किया, उसने मैकबुक सेल किया, उसने एप्पल का वॉच सेल किया और उससे कितना रेवेन्यू उसने जनरेट किया। लेकिन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए डेफिनेटली कॉस्ट इनकर की होंगी, तो क्या क्या एक्सपेंसेस उन्होंने इनकर करें। जब हम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो अब बचेगा हमारे पास नेट नेट कितना प्रॉफिट आया, और ये बताता है हमें इनकम स्टेटमेंट, राइट। इनकम स्टेटमेंट क्या, एक यहां पे गहरे सवाल का जवाब देना, क्या इनकम स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर डेट का बनता है या इनकम स्टेटमेंट फॉर अ पीरियड बनता है? फॉर अ पीरियड बनता है। जैसे कि मैंने एक साल के दौरान कितना रेवेन्यू, लेकिन ध्यान रखना बैलेंस शीट फॉर अ पीरियड नहीं बनती। बैलेंस शीट एज ऑन सम डेट की, आज दिन मेरे पास क्या एसेट्स है और आज दिन मेरे पास क्या लाइबिलिटीज है, दैट। लेकिन जो इनकम स्टेटमेंट बनता है वो फॉर अ पीरियड बनता है, राइट। तो दोस्तों यहां पर इनकम स्टेटमेंट में हम रेवेन्यू शो करते हैं, हम एक्सपेंसेस शो करते हैं, और हम अदर इनकम, वर्ड लिखा हुआ है अदर इनकम, बट दैट मींस अदर इनकम एंड अदर एक्सपेंसेस, राइट। क्यों ना हम इस चीज को यहां पर देखें, एप्पल का देखें तो सही कितना रेवेन्यू इनका, ये देखिए। अच्छा, एप्पल ने देखिए क्या वर्ड यूज किया, स्टेटमेंट ऑफ इनकम। उन्होंने इनकम स्टेटमेंट वर्ड यूज किया या स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस वर्ड यूज किया?
और था यहां पर एक ऑल्टरनेटिव वर्ड स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस, यस, तो उन्होंने ये वर्ड यूज कर लिया, इसलिए एक एनालिस्ट को सारे वर्ड्स पता होने चाहिए, राइट। ओके दोस्तों, ये देखिए यहां पर इन्होंने फॉर द ईयर यहां पर रिपोर्ट किया है, और जो इनका सेल्स आ रहा है, एक बार देखें एप्पल का सेल्स कितना है, नॉलेज तो बढ़े हमारा, 394 328 मिलियन। दोस्तों आप अमेरिका का कोर्स कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि मिलियन क्या होता है और बिलियन क्या होता है ना। ट्रिलियन तक तो अभी अपन जा ही नहीं रहे। चलिए ये बताइए दोस्तों, मिलियंस यानी क्या, 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना, 10 लाख या 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़, 1 मिलियन, एम एम एम, 1 मिलियन यानी कितना, 10 लैक्स। अच्छा 1 बिलियन, बिलियन बी, 1 बिलियन यानी कितना, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। चलिए दोस्त, तो समझ लें है ना, अमेरिका का कोर्स कर रहे तो मिलियन बिलियन से तो पाला पड़ेगा, इसे भी ट्रिलियन तक भी चलना पड़ सकता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट अपने बजट बनाती है तो वो तो फिर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है। ओके दोस्त, अब ना याद तो मैं आपको यूं ही करवा दूं, 1 बिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स होता है, दैट इज करेक्ट, और सॉरी 1 मिलियन, एम फॉर मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स होता है, और 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़ होता है। ये आज आप चाहो तो रट्टा लगा लो, लेकिन जैसे अगर आप अमेरिका पहुंचे और आपसे किसी ने पूछ लिया भाई 1 ट्रिलियन क्या होता है, तो अब क्या होता है दोस्तों, इसके लिए क्या सारी चीजें लॉजिकली समझ में आनी चाहिए। अब देखना, मैं आपको मिलियन और बिलियन लॉजिकली समझा देता हूं, तो ट्रिलियन अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बता दोगे मुझे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंडिया में देखना और अमेरिका में जो नंबरिंग सिस्टम है उनमें डिफरेंस होता है। इंडिया में हम ऐसे 3 जीरो लिखते हैं, उसके बाद हर 2 जीरो के बाद हम कॉमा लगाते हैं, ऐसा कुछ होता है इंडिया में, यस। लेकिन अमेरिका में वही जो सिस्टम है वो हर 3 जीरोस के बाद कॉमा लगाने का सिस्टम है ना, ये डिफरेंस आपको मालूम। लेकिन आज तक कभी हमने ये नहीं सोचा कि यार ऐसे क्यों इंडिया वाले अलग स्टाइल अपना रहे और अमेरिका वाले अलग स्टाइल अपना रहे। उसके पीछे रीजन है कि हमारे यहाँ पे यूनिट है ना, हमारे यहाँ पे यूनिट चलती है 1000, लैक्स, करोड़ एंड सो ऑन, राइट। तो क्योंकि इन तीन को हम क्या बोलते हैं, 1000। अब इसके बाद 2 और 0 लगा दें तो ये क्या बन जाता है, लैक्स। तो हमारे यहाँ पे क्या रुपए की यूनिट चेंज हो रही है, और वो 3 के बाद हर 2 जीरो के बाद चेंज हो रही। जैसे इसमें लाख में अगर मैं 2 और 0 बना दूं तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, करोड़ बन जाएगा। इज दैट क्लियर। तो क्योंकि इंडिया में हर 2 जीरो पर यूनिट चेंज हो जाती है, इसलिए यहां पर हर 2 के पहले हम कॉमा लगाते जाते हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका में हर 3 जीरो पर यूनिट चेंज होती। दोस्तों अमेरिका में भी इसको तो 1000 ही कहते हैं, लेकिन अमेरिका में इसको मालूम है क्या कहते हैं, चलो बताओ, मिलियन, ठीक है। यानी आप मुझे बताइए 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होगा। किसी के पास 1 मिलियन है तो 1 मिलियन यानी इसको कहेंगे ना, 1 आगे लगाना पड़ता है। जैसे 1 लाख में 5 जीरो होते हैं बट 1 तो आगे होता है, वैसे मिलियन में देयर आर 6 जीरोस बट 1 आगे होता है। अब आप बताइए ना, पढ़ के बताइए ना, इंडिया के सिनेरियो में 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना हुआ, 10 लैक्स। ओके, अब दोस्तों जब ये मिलियन है तो बताइए बिलियन क्या है, ये है बिलियन। ओके, तो अब इस बिलियन में 2 मिनट के लिए मैं जीरो हटा देता हूं ना, और यहां पर 1। हाँ अब देखिए 1 बिलियन यानी कितना होता है यार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, नहीं थाउजेंड्स। ये हो गया लाख, 1 लाख। ये हो गया 1 करोड़, 100 करोड़। यानी 1 बिलियन इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 करोड़, जैसा कि आपने बताया था, राइट। अब जब आपने इस तरीके से मुझसे सीखा ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपसे ट्रिलियन पूछेगा तो आप पीछे हटोगे। देखो ट्रिलियन तो मैंने अभी तक आपको बताया भी नहीं, पर आप बता दोगे मुझे कि ट्रिलियन क्या होता है। क्या करूं दोस्तों बताइए, 3 जीरोस और लगा देंगे, ठीक है। फिर ट्रिलियन के आगे जिलियन विलियन सब आप बता दोगे, क्योंकि मैंने आपको वो मूल मंत्र दे दिया। हाँ, तो अब मैं यहां पर लगा देता हूं 1। बहुत ज्यादा हो गया, राइट। ये मतलब एक मिनट, ये हो गया थाउजेंड्स, ये हो गया लाख, और ये हो गया करोड़, है ना। और करोड़ के पहले क्या लिखा हुआ है, 1 लाख करोड़। यानी 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 लाख
करोड़। इज दैट क्लियर? ओके, तो एप्पल इनकॉर्पोरेशन का सेल्स कितना है? 328 मिलियंस। चलो इस मिलियन को बिलियन में कन्वर्ट कर दें। तो अगर ये इतना मिलियन है, 328 मिलियन का सेल है, मतलब बिलियन के लिए मैं क्या बोलूंगा? 394 बिलियन। मतलब पीछे के छोटे मोटे हटा देते, क्या लगेंगे वो अपने आगे। तो 394 बिलियन का सेल्स है। और 1 बिलियन यानी कितना होता है? 100 करोड़। यानी एप्पल का सेल कितना है? 394 इंटू 100 कितना है? 39,400 करोड़। प्लीज ध्यान रखें डॉलर में है अभी, यानी इसमें मल्टीप्लाई बाय 80 करना बाकी है। दोस्तों ये है एप्पल इनकॉर्पोरेशन का डेटा। आप देखिए एप्पल इनकॉर्पोरेशन के स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस में उन्होंने क्या लिखा है? सबसे पहले क्या लिखा है? सेल्स। फिर क्या लिखा उन्होंने? कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि जो सेल्स जनरेट करना रहता है उसके लिए उनको कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। और फिर उसके अलावा कुछ और एक्सपेंसेस उन्हें करने पड़ते हैं, और ये आ जाती है दोस्तों हमारी ऑपरेटिंग इनकम, यानी ऑपरेशन से जो इनकम आई है। लेकिन एक बिजनेस सिर्फ बिजनेस ऑपरेशन से पैसा नहीं कमाता है, वो दूसरे एक्टिविटी से भी पैसा कमाता है, और वो कहां पर आता है? अदर इनकम में आता है। और ये सब जब जोड़ दिया जाता है तो ये क्या बनती है? हमारी नेट इनकम। यानी एप्पल की खूब कमाई है दोस्तों। 19 क्या चीज माइनस में है? अदर इनकम है और एक्सपेंस है, और ये कैसा आ रहा है? माइनस में आ रहा है, यानी यहां पर एक्सपेंसेस ज्यादा है, राइट है ना। तो यहां पर वही मतलब इनकम माइनस में आ रही, मतलब वो क्या है? एक्सपेंसेस है, मतलब इनके कुछ दूसरे खर्चे हुए होंगे, राइट। अब आपको और मुझको क्या पता कि अदर एक्सपेंसेस में क्या है? आपको अभी मालूम है क्या अदर एक्सपेंसेस में क्या है? नहीं, लेकिन मालूम होना चाहिए एज एन एनालिस्ट, या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और इसके लिए दोस्तों एक और चीज कंपलसरी की गई है, वो है नोट्स टू अकाउंट्स, कि आप हर एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन लिखें कि आपने प्रोडक्ट में आईफोन बेचा है, या आपने प्रोडक्ट में मैकबुक बेचा है, या फिर आपने वॉचेस बेची, स्मार्ट वॉचेस बेची, मतलब आपने क्या आईपैड आपने सेल किया, क्या करा है, राइट। आपने जो कॉस्ट लगाई आपने बोल दिया कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट के अंदर आखिर क्या क्या कॉस्ट लगी, उन सबकी डिटेल्स आपको कहां पर बनेगी, कहां पर मिलेगी? नोट्स टू अकाउंट्स में मिलेगी। वो नोट्स टू अकाउंट्स दोस्तों यहां पर नीचे अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो ये थोड़ी सी कहानी किस्से के बाद ये नोट्स शुरू हो जाएंगे, जिसमें वो बताएंगे कि कैश के अंदर भी हमारे पास म्यूचुअल फंड्स है, हमारे पास यूएस की ट्रेजरी और मतलब बहुत सारी डिटेल अब खुल जाएगी, राइट। तो अगर आप और मैं यहां पर आए तो दोस्तों इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यूज होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं और अदर इनकम होती है, राइट। फिर इसके बाद एक और स्टेटमेंट होता है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। समझे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होता है? ओके, बहुत सिंपल सा है दोस्तों। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो आपकी नेट इनकम आई है ना ऊपर, जो आपकी नेट इनकम आई है ऊपर, इनकम स्टेटमेंट में जो आपकी नेट इनकम आई है, नेट इनकम, वो किसको बिलोंग करती है? मतलब किसको बिलोंग करती है वो नेट इनकम? किसको मिलेगी अब अल्टीमेटली बताइए? शेयर होल्डर्स को मिलेगी। यस। तो आखिर शेयर होल्डर के अकाउंट में क्या चेंजेस हुए? आखिर शेयर होल्डर के अकाउंट में क्या चेंजेस हुए? शुरुआत में शेयर होल्डर का अकाउंट कितना था, ड्यूरिंग द ईयर कितना ऐड हुआ, क्या आपने शेयर होल्डर्स को कुछ पे आउट किया है, वो सारी चीजें कहां पर आती हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर आती है। देखेंगे दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिपोर्ट्स ऑल चेंजेस इन इक्विटी, यानी इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो सब यहां पर आते हैं। एक्सेप्ट क्या चीजें नहीं आती, ये बहुत ध्यान से पढ़ना कि क्या नहीं आता, क्योंकि ये जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे ना उसमें बोलेंगे ये सारी चीजें आती पर इनमें से एक नहीं आती, बताओ कौन सी। समझ रहे हैं आप? राइट। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिपोर्ट्स ऑल चेंजेस इन इक्विटी एक्सेप्ट फॉर शेयर होल्डर्स ट्रांजैक्शन, यानी जो शेयर होल्डर्स के साथ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस? इशूइंग स्टॉक, रीपर्चेसिंग स्टॉक एंड पेइंग डिविडेंड्स। इशूइंग स्टॉक यानी आपने नए शेयर्स इशू करे, रीपर्चेसिंग स्टॉक यानी आपने शेयर्स का बायबैक कर लिया, आपने जिनको शेयर्स इशू कर रखे थे उनसे आपने अपने शेयर्स खरीद लिए और उनको दे दिए डॉलर्स, और या फिर अगर आपने उनको डिविडेंड दिया है वो यहां पर आता है या नहीं आता है? नहीं आता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर आता क्या है, राइट। तो दोस्तों उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर अगेन लेकर चलना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आखिर दिखता हाँ कैसा है। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखते हैं यहां पर हमें कहां मिलता है। स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस तो मिल गया और वो तो हमने देख लिया, इट इज सिंपली आवर इनकम स्टेटमेंट। बस इसके ठीक नीचे दोस्तों ये मिलता है हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम ये जो हमने नेट इनकम यहां पर कमाई है,
कितनी कमाई है? 99,803 कमाई है। वो तो हम यहां पर लिख ही देते हैं। क्यों लिख देते हैं उसके पीछे आप कारण समझे कि इस स्टेटमेंट का नाम क्या है। इस स्टेटमेंट का नाम स्टेटमेंट ऑफ इनकम है या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड का मीनिंग समझते हो, एक व्यापक, ओवरऑल। तो यहां पर सिर्फ इनकम आएगी, ओवरऑल इनकम आएगी। यहां ओवरऑल इनकम आएगी तो उसके अंदर जो मेन इनकम है वो तो वो आएगी। नेट इनकम आ गई, यस। और नेट इनकम के अलावा हम दूसरी इनकम और यहां पर लिखते हैं, जैसे कि फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन। अब फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन क्या होता है, थोड़ा सा अपने जनरल नॉलेज से सोचकर देखिए कि एप्पल ने काफी सारी कंट्रीज में अपने स्टोर्स ओपन कर रखे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मतलब दुनिया भर में कई जगह पर उनकी इन्वेंट्री रखी हुई रहती है। इसका मैं एक आपको रियल एग्जांपल दे देता हूं। सपोज करें कि एप्पल ने क्या करा, एक आईफोन मैन्युफैक्चर करके इंडिया भेजा। तो इन्वेंट्री है, एप्पल की है इन्वेंट्री, अल्टीमेटली एप्पल की है इन्वेंट्री, यस, भले ही रखी हुई इंडिया में, लेकिन इन्वेंट्री किसकी है? एप्पल की। जिस दिन एप्पल ने ये आईफोन यहां पर भेजा, उस दिन रेट थी $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो एप्पल ने उसकी अकाउंटिंग एंट्री कुछ कर ली अपने रिकॉर्ड्स में। लेकिन दोस्तों, जब एप्पल अपनी बैलेंस शीट बनाने लगा, उस दिन रेट हो गई है $1 इज इक्वल टू जस्ट 60 रुपीज। कितना? $1 इक्वल्स टू कितना? 60। अब इंडिया के अंदर ये जो आईफोन है इसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज है। 1 लाख रुपीज है, और 1 लाख तब भी थी जिस दिन भेजा था, और आज भी 1 लाख है। लेकिन डॉलर टर्म्स में अब इस आईफोन की वैल्यू 1 लाख या चेंज हो गई, क्योंकि जिस दिन भेजा था उस दिन भेजा तो 1 लाख रुपीज का था, पर रेट क्या चल रहा था? $1 इज इक्वल टू 80। लेकिन अब $1 इज इक्वल टू रेट क्या हो गया? 60। तो एप्पल क्या करेगा, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में ये जो फॉरेन करेंसी में चेंज आया उसकी रिकॉर्डिंग करेगा। अब इस चेंज में उसका फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ये चीजें भी आ जाती है। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन में आखिर कितना चेंज आया, नेट ऑफ टैक्स ऑब्वियसली, क्योंकि जो आप कमाओगे एक्स्ट्रा इनकम उस पर वापस से आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। उसी तरीके से दोस्तों अनरियलाइज्ड गेन्स, रियलाइज्ड या अनरियलाइज्ड? अनरियलाइज। क्या फर्क समझते हैं कि अनरियलाइज गेन और रियलाइज गेन में क्या फर्क है? आपको पता होगा। सपोज करें कि दोस्तों आप गोल्ड खरीद कर लेकर आए, आप सोना खरीद कर लेकर आए 50,000 रुपीज के रेट में, और आज रेट हो गया 55,000। यू हैव अ गेन, यस। पर क्या अभी आपने सोना बेच दिया है? नहीं। अगर आपने बेच दिया होता तो 5,000 का गेन आपको रियलाइज हो जाता। आपने बेचा नहीं है तो क्या गेन नहीं है? गेन तो अभी भी है पर अनरियलाइज्ड है। गेन कैसा है? अनरियलाइज, राइट। तो उसी तरीके से दोस्तों एप्पल ने काफी सारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में पोजीशन ले रखी होती है। अब ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ये हेजिंग पर्पसेस से यूज होते हैं, और उसका जो गेन या लॉस होता है वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है, राइट। तो डेरिवेटिव्स हमारा एक टॉपिक ही आपने देखा होगा, वहां समझेंगे, राइट। कुछ पूछना चाह रहे? हाँ, डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स में हम अभी नोट्स में चलेंगे, है ना। और नोट्स में पता चलेगा कि उनका डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कितना गेन आया है, कितना लॉस आया है, राइट। हालांकि नहीं, उतनी ज्यादा डिटेल तो एनुअल रिपोर्ट में नहीं मिलेगी कि एग्जैक्टली कौन सी कंट्री, क्योंकि एप्पल 200 देश के साथ ट्रांजैक्शन करता है। अब उसने कहा क्या डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव्स भी एक तरह के नहीं होते, उसमें फ्यूचर्स आते हैं, ऑप्शंस आते हैं, स्वैप्स आते हैं, तो बहुत सारे फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, राइट। तो बहुत सारी मल्टीपल चीजें रहती है, जो अगर वो रिपोर्ट करने गए ना, तो एप्पल का स्केल सोच रहे हो तो 400 पेज में कैसे सारा समेटेंगे, राइट। तो इसलिए वो उसका एक ब्रीफ आइडिया आपको दे देंगे, और बाकी आपको एज एन एनालिस्ट उसको डे टू डे बेसिस पर फॉलो करके आपको ट्रैक करते जाना है, राइट। तो दोस्तों ये सारी चीजें कहां पर आती? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आती है। यानी कॉम्प्रिहेंसिव में सिर्फ बिजनेस की इनकम आती है, या फिर बिजनेस के अलावा फॉरेन करेंसी में जो चेंजेस आए हैं, या जो दूसरे कुछ आपने इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, आई डोंट थिंक कि आपको मालूम होगा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा आइडिया नहीं, राइट। आपको थोड़ा बहुत मालूम है डेरिवेटिव, राइट। तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, आगे हम समझेंगे, राइट। उसमें आपको जो आपने प्रोटेक्ट किया अपने आप को, उसमें आपको गेन हुआ या लॉस हुआ, वो चीज भी यहां पर रिकॉर्ड की जाती है, राइट। उसी तरीके से दोस्तों आपने डेट सिक्योरिटीज में पैसा लगा रखा है, आपने हो सकता है यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड्स में पैसा लगा रखा हो, तो उसमें आपको गेन हुआ है, लॉस हुआ है, वो चीज भी यहां पर रिकॉर्ड की जाती है। और इस तरीके से दोस्तों आप क्या करोगे, ये जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है आप इसका टोटल निकाल लोगे। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इनकम आई या लॉस आया? लॉस आया। यानी कि फाइनली जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आएगी, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव वुड बी और नेट इनकम प्लस
टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी 99,803 में से अगर ये माइनस वाला नंबर हटाएंगे तो हमें मिल जाएगी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, राइट। तो फाइनली शेयर होल्डर्स को 99,803 बिलोंग करता है या फाइनली शेयर होल्डर्स को 88,531 बिलोंग करता है? 88,531 क्योंकि ये सब भी तो शेयर होल्डर्स के ऊपर ही जाएगा। इज दैट क्लियर? तो क्या आप समझ गए कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होता है? इट रिपोर्ट्स ऑल चेंजेस इन इक्विटी। अब ये सारा इक्विटी में चेंज आएगा, नेट इनकम की वजह से भी इक्विटी में चेंज आएगा और जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है उसकी वजह से भी इक्विटी में चेंज आएगा। सो इट रिपोर्ट्स ऑल चेंजेस इन इक्विटी एक्सेप्ट फॉर शेयर होल्डर के साथ जो ट्रांजैक्शन हुए, शेयर इशू करा या उनसे शेयर खरीदा है, डिविडेंड पे किया। देखो ना, यहाँ डिविडेंड थोड़ी ना आया कहीं पर, डिविडेंड अभी और बाद में आएगा। डिविडेंड भी दिखा दूं आपको कैसे आएगा? नहीं, P&L अकाउंट में कभी भी डिविडेंड नहीं आता है। डिविडेंड मैं आपको दिखा देता हूं कहां आता है। देखिए दोस्तों, उसके लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा बैलेंस शीट। ये रहा बैलेंस शीट, है ना? ओके, बैलेंस शीट में दोस्तों ये देखिए, शेयर होल्डर्स इक्विटी, कितने रुपीस के शेयर्स इश्यू कर रखे हैं? 64,849 वर्थ के इनके शेयर्स इश्यूड है ना? ये सब डॉलर मिलियन में चल रहा है ना? ओके, अब यहां पर ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स लिखा हुआ है ना, ये रिटेन्ड अर्निंग्स कैलकुलेट की गई है आफ्टर पेइंग डिविडेंड्स। ये जो रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट की गई है ना, कैसे कैलकुलेट की गई है? आफ्टर पेइंग डिविडेंड। अब इसके लिए क्या रिटेन्ड अर्निंग वर्ड का मीनिंग आपको पता है? रिटेन्ड अर्निंग्स, देयर आर टू थिंग्स, वन इज अर्निंग्स, अनदर इज रिटेन्ड अर्निंग्स। एप्पल ने सपोज करें कमाए तो हैं 50,000, लेकिन उसमें से उन्होंने डिविडेंड 10,000 का पे कर दिया, तो रिटेन बचा हुआ अमाउंट कर लिया। कितना रिटेन कर लिया? 40,000 उन्होंने रिटेन कर लिया, राइट। सो रिटेन्ड अर्निंग्स जो आती है वो आफ्टर पेइंग डिविडेंड्स आती है, राइट। अब अगर आपको इसका बहुत डिटेल में नोट देखना है तो दोस्तों ये रहा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी कि ये चीज मुझे मिलेगी ऑन पेज नंबर 32 तो ऊपर गया, पेज नंबर 32 ढूंढना दोस्तों, वहां मिलेगा अपने 29 है ना, 32 ये रहा। देखिए, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, है ना? इसके अंदर देखिए, एक तो एक कॉमन स्टॉक लिखा हुआ है। कॉमन स्टॉक यानी जिसको आप इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं, राइट। ओके, ये है रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसको कि आप रिजर्व्स एंड सरप्लस कहते हैं, राइट। दोस्तों इसमें देखिए यहां पर ये नेट इनकम आकर जुड़ गई है। कितनी नेट इनकम जुड़ गई? 99,803 की नेट इनकम यहां पर जुड़ गई, राइट। और जो डिविडेंड पे किया गया है वो यहां माइनस हो गया। इज दैट क्लियर? तो डिविडेंड कभी भी P&L अकाउंट में माइनस नहीं होता है। उसके पीछे रीजन ये है, डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस। गौर फरमाइएगा शब्दों पर, डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस, डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। सर क्या डिफरेंस? एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? जैसे एप्पल ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करी, तो ये क्या हुआ? एक्सपेंस। पर ये सब खर्चा करने के बाद जो आपने नेट कमाया, और उस नेट जो कमाया उसमें से आपने जो डिविडेंड दिया वो खर्चा नहीं है, दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी आपने प्रॉफिट्स को बांटा। एप्रोप्रिएट करना मतलब बांटना, ठीक है? एप्रोप्रिएशन का मतलब बांटना। तो डिविडेंड खर्चा नहीं होता है, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट करा। इज दैट क्लियर? तो इसलिए कभी भी डिविडेंड आपको वहां पर इनकम स्टेटमेंट में नहीं नजर आएगा। और टैक्स, अरे हाँ, टैक्स क्या होता है? टैक्स आएगा या नहीं आएगा? टैक्स पहले कट जाएगा ना। टैक्सेस जरूर आपके P&L अकाउंट में इनकम स्टेटमेंट में आएंगे, क्योंकि ओनर की इनकम आप किसे कहोगे? जो प्री टैक्स है उसे आप ओनर की इनकम कहोगे। आफ्टर पेइंग टैक्सेस ओनर की इनकम मानी जाएगी। आफ्टर पेइंग टैक्सेस बिकॉज यू हैव टू फर्स्ट पे द टैक्स। तो यहां पर ये जो नेट इनकम लिखी है ना, दिस इज आफ्टर पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। यूएस गवर्नमेंट को पे कर दिया टैक्स। उसके बाद ये जो इनकम है किसको बिलोंग करती? ओनर को। हमें नहीं देना टैक्स, इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं, एप्पल दे रही टैक्स, एप्पल। ओके, एक मिनट, दो सेपरेट मुद्दे हैं ना। पहले मैं एप्पल की बात करता हूं, मैं एप्पल के इक्विटी शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एप्पल की बात कर रहा हूं। एप्पल ने इनकम तो ज्यादा कमाई होगी, लेकिन दिस 99,803 इज आफ्टर पेइंग टैक्सेस। दिस 99,803 इज आफ्टर पेइंग टैक्सेस, राइट। अब ये जो इनकम एप्पल ने कमाई है, एप्पल ने कहा चलो यार ये जो इनकम कमाई है इसमें से कुछ अपन अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो उन्होंने 14,793 के डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए,
है ना। तो एप्पल ने तो अपनी इनकम पर टैक्स पे कर दिया है। ओके, अब ये जो डिविडेंड है किसके पास पहुंच जाएंगे, शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें जरूर अब इस डिविडेंड पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों वो भी दो तरह की कंपनीज होती है अमेरिका में, एक जिनके जो डिविडेंड होते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं, और एक वो जिनके डिविडेंड पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, और वो टाइप ऑफ द कंपनी पर डिपेंड करता है। राइट, अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ आप ये मान के चलिए कि शेयर होल्डर्स को इस डिविडेंड की इनकम पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, है ना। ओके दोस्तों, तो ये होता है एक और स्टेटमेंट, एंड दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। राइट, जो बताता है कि शेयर होल्डर्स का कितना था बिगिनिंग बैलेंस, उसमें कितना प्रॉफिट और जुड़ गया, कितना हमने डिविडेंड पे कर दिया, तो आखिरी में शेयर होल्डर के नाम पर कितना रुपया कंपनी के अंदर रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये जो आ रहा है ना टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी का, ये जो एंडिंग बैलेंस आ रहा है 50672, यही आपको वहां बैलेंस शीट में ओनर्स इक्विटी के नाम पर दिखेगा। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा अगला भी स्टेटमेंट का वर्ड। अगला स्टेटमेंट कौन सा है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। यही तो अभी हमने देखा, स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। राइट, जिसके अंदर देखिए क्या आता है, इट रिपोर्ट्स द अमाउंट्स एंड सोर्सेस ऑफ चेंजेस इन द इक्विटी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट इन द फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस कितना था, कितना इस बार इक्विटी के नाम पर कमाया, कितना उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी ये जो सारी चीजें ना, इशूइंग स्टॉक, रीपर्चेसिंग स्टॉक, ये सब कहां आती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर आती है। ठीक है, क्या कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ये सब आते हैं, नहीं आते हैं। ठीक है, ये सब कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं आते हैं। देखो ना क्या लिखा है ना, एक्सेप्ट फॉर, ये सब कहां आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आते हैं। ठीक है, तो आपको पता है क्या करना चाहिए, ये यहां पर एक ऐसा एरो बना लेना चाहिए, दिस 3 आइटम्स कम्स हियर या शोज अप हियर। ठीक है, ओके, क्या क्लियर है। इसके बाद दोस्तों एक और स्टेटमेंट लिखा है, और कौन सा स्टेटमेंट है वो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। राइट, अगर आप दोस्तों कॉमर्स बैकग्राउंड से तो डेफिनेटली आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम की कोई चीज इसके पहले सुनी हुई होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट, और शायद बनाया भी होगा, आई थिंक 11th-12th के सिलेबस में ही रहता है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ओके, तो दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट में और P&L अकाउंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा क्या डिफरेंस है। जनता जिन्होंने आपके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो क्या देखती है, प्रॉफिट की, कंपनी प्रॉफिट कमानी चाहिए। तो जो शातिर मैनेजमेंट होगा, कंपनी का मैनेजमेंट जो शातिर है, वो पता है क्या करेगा, अपने प्रॉफिट्स बढ़ा चढ़ाकर बताएगा। दोस्तों एक कंपनी ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने बोला मिस्टर सीए वी आर इनटू लॉसेस। मैंने कहा कितना लॉस है आपको, उन्होंने बोला हमें 30 करोड़ का लॉस है, 30 करोड़ का लॉस है, और आज दिन है 30 मार्च का, इंडिया की बात कर रहा हूं, 30 मार्च का दिन है, और आज तक का जो हमने हमारा P&L अकाउंट बना लिया, अभी एक दिन और बाकी है फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने में, एंड वी आर इनटू लॉस ऑफ 30 करोड़। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आ रहा है 30 करोड़ का, लेकिन वी कैन नॉट अफोर्ड टू रिपोर्ट लॉस इन फ्रंट ऑफ शेयर होल्डर्स। हम उनको ये बता नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही बताया तो हमारे शेयर के प्राइसेस क्रैश हो जाएंगे। मिस्टर सीए डू यू हैव एनी आइडिया कि हम किस तरीके से प्रॉफिट ले आए। मैंने कहा ठीक है, कंसल्टेंसी फीस लगेगी, आइडिया आपको दे देंगे। आपका 30 करोड़ का लॉस आ रहा है ना, आपकी बैलेंस शीट, आपका P&L सब कन्वर्ट करवाकर अपन इसको प्रॉफिट में लेकर आ जाएंगे। मैंने पता है क्या एडवाइस थी, कि आपके पास जो इन्वेंट्री रखी हुई है, गुड्स रखे हुए हैं ना, ये आपकी एक डमी कंपनी, सिस्टर कंसर्न, क्या बोलते हैं मैंने वर्ड, डमी कंपनी, सिस्टर कंसर्न, रातों रात एक नई कंपनी क्रिएट करो और उसको ये सारा माल बेच दो डबल भाव में। 50 करोड़ की इन्वेंट्री रखी थी कंपनी के पास, 50 करोड़ की इन्वेंट्री रखी थी, 50 करोड़ की इन्वेंट्री सेल करवा दी मैंने, कितने में सेल करवा दी, 100 करोड़ में, 100 करोड़। अकाउंट्स तो आप पढ़े हुए, आपको अकाउंटिंग एंट्री में देखेगा यार सेल्स कितना है 100 करोड़ का, अब कंपनी का सेल्स 100 करोड़ से बढ़ जाएगा, लेकिन वो जो सेल्स है उसके अगेंस्ट कॉस्ट कितनी लगेगी, सिर्फ 50 करोड़, बिकॉज 50 करोड़ वर्थ के गुड्स हमने कितने में बेच दिए, 100 करोड़ में। कितने का प्रॉफिट आ गया इस ट्रांजैक्शन पर, 50 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। अभी तक कितने के लॉस में थे, 30 करोड़ के लॉस में थे, कितने के प्रॉफिट में आ गए, 20 करोड़। लाओ मेरी कंसल्टेंसी फीस, मैं आपको ले आया ना प्रॉफिट में, और आपको तो असली में तो आप हो नुकसान में, वो आपको भी मालूम है, लेकिन आपका क्या था कि जनता तक बात नहीं जानी चाहिए, जनता तक बात नहीं पहुंचेगी, जनता तो देखेगी और सेल्स है और प्रॉफिट है कंपनी का। तो मैंने तो कोई गलत एडवाइस दी नहीं, एक कंपनी जो खरीदने को तैयार है मेरा माल, 50 का माल 100 में खरीदने को तैयार,
उनके पास पैसा कहां से आया? कितना सही सवाल पूछा कि सर उनके पास पैसा कहां से आया गुड्स खरीदने के लिए? वो जो डमी कंपनी, नकली कंपनी है, उसको आपने गुड्स बेच दिए। कितने में बेच दिए गुड्स? 100 करोड़ में। वो डमी कंपनी, उसके पास कोई पैसा नहीं। लेकिन आप तो कॉमर्स पढ़े लिखे हो, आपको तो मालूम है कि P&L अकाउंट में तो अक्रूवल बेसिस पर ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है। P&L अकाउंट में कैसी एंट्री होती है? अक्रूवल बेसिस पर। ये तो मैं भी जानता हूं कि ये जो 50 करोड़ के फोन मैंने कितने में बेच दिए? 100 करोड़ में। वो आने मेरे पास 1 रुपया नहीं आना है, और वो कंपनी मुझे 1 भी रुपया दे सकती है क्या? नहीं दे सकती है। तो फिर यही सवाल ओनर ने मुझसे कहा कि मिस्टर सीए, आपने उधर गुड्स बिकवा तो दिए, पर उस कंपनी के पास तो पैसे ही। मैंने कहा ओनर, सीए बैठा, आप चिंता मत करो। हम 1 अप्रैल के दिन, 1 अप्रैल के दिन उनसे सेल्स रिटर्न्स के नाम पर ले लेंगे। हम 1 अप्रैल के दिन, तब तक साल ही बदल जाएगा, हम उनसे सेल्स रिटर्न्स के नाम पर ले लेंगे। लेकिन इस साल के P&L में तो सेल्स दिख जाएगा और प्रॉफिट आ जाएगा, और अगले साल रिवर्स हो जाएगा। तो उस कंपनी के पास पैसे हैं ही नहीं, उसे देने की भी जरूरत नहीं है। आज मान लिया, रिजेक्ट कर देना, 1 दिन इंस्पेक्शन में लगाए और ये रिजेक्ट हो गए गुड्स, लेकिन इस साल का तो अपना काम हो गया ना। यस, यहां पर काम में आता है एक सीएफए। सीएफए देखेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या देखेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और वो बोलेगा 1 मिनट, कंपनी का सेल्स जितना आ रहा है उतना कैश नहीं आ रहा है, और पिछले साल तक तो जितना सेल्स था P&L में उतना ही कैश में भी था, लेकिन इस साल कैश में जितना सेल्स है उससे ज्यादा टोटल सेल्स है। यानी इस साल कंपनी ने उधार में गुड्स बेचे हैं, और ये एकदम से कैसे बेच दिए उधार में? क्योंकि इस कंपनी का तो बिजनेस कैश का है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। तो यहां पिक्चर में आता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। क्योंकि क्या होता है, अकाउंट्स मैनिपुलेट करना आसान है दोस्तों। जैसे एक ट्रिक तो मैंने अभी बता दिया आपको, किसी भी कंपनी को मैं नुकसान में, मैं प्रॉफिट में ला सकता हूं। डमी कंपनी को उठाकर सेल्स कर दो और अगले साल उससे सेल्स रिटर्न ले लो, इस साल का तो काम निकल जाएगा। ये लीगल और एथिकल दोनों है। देखो एथिकल तो नहीं है, लीगल है। मैंने बेचे, उसने खरीदे, उसको नहीं जमे, उसने रिटर्न कर दिए। हाँ मतलब इसको कोई गलत कैसे प्रूव करेगा, है ना? एथिकल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, डमी नहीं नहीं, डमी कंपनी तो मैंने वर्ड बोला है। आप एक और कंपनी क्रिएट कर दो ना, जो है बिल्कुल ऑफिशियली, इसको रजिस्टर करवाओगे आप। ऐसा नहीं, डमी मतलब रजिस्टर्ड होगी प्रॉपर कंपनी, और उसका बिजनेस भी बताएंगे कि हमसे खरीद कर बेचती है, हमने भी इसको गुड्स बेचा, पर इसको जमा नहीं, तो उसने 1 दिन तो लगेगा ना रिटर्न करने में, दे दिया। अब आपके 2-3 सवाल आएंगे, आप बोलोगे सर वो इस साल का तो अपने प्रॉफिट दिखा दिया, पर नेक्स्ट ईयर में तो उतना ही लॉस आएगा। वो सर, वो क्या होता है कि एक को अगले साल 2 और कंपनी क्रिएट कर लेंगे, उन दोनों को बेच देंगे, तो पहली कंपनी से नुकसान होगा, पर बाद की 2 और से, और मतलब समझ रहे हो, अपन इस साइकिल को चलाते जाएंगे। लेकिन ये साइकिल कैश फ्लो स्टेटमेंट में पकड़ में आ जाएगी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश तो, तुम ट्रांजैक्शन तो, टर्नओवर तो इतना कर रहे हो, और तुम्हारे कैश तो, इज दैट क्लियर, राइट? तो दोस्तों इसलिए ये जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एनालिस्ट के लिए, क्योंकि अगर ऐसी कुछ भी कलाकारी कंपनी करती तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में पकड़ में आ जाती। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी झूठ नहीं बोलता। अकाउंटिंग एंट्री तो मैं क्या कैसे भी घुमा दूंगा, जैसे मैं डेप्रिसिएशन कम चार्ज कर दूंगा, डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर दूंगा, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉर्मली हकीकत सारी बयां कर देता है। अकाउंट्स, बैलेंस शीट और P&L मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, लेकिन कैश फ्लो मैनिपुलेट नहीं होता है। अगर कैश फ्लो को मैनिपुलेट करना है ना, तो असली में कैश इधर से उधर करना पड़ेगा, जो थोड़ा फिर डिफिकल्ट होने लग जाता है। क्योंकि कंपनी बनाकर गुड्स बेचना आसान है, सेल्स रिटर्न लेना आसान है, लेकिन कैश इधर से उधर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? तो इसलिए कैश फ्लो सबसे लीस्ट मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट होता है, राइट? सो रिपोर्ट्स द कंपनीज कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स। दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ना, उसमें हम कैश फ्लोज को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन से होते हैं 3 तरह के कैश फ्लोज? एक होते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, एक होते हैं इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज, और एक होते हैं फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। मैं यहां पर सीधे आपको दोस्तों एप्पल के कैश फ्लो स्टेटमेंट पर लिए चलता हूं, तो वहां पर हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एप्पल का कैश फ्लो स्टेटमेंट ये रहा। ये देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में एप्पल ने यहां पर 3 तरह की एक्टिविटीज बताई है। एक कौन सी एक्टिविटीज बताई है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरी बताई है यहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरी बताई है
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। यहां पर दोस्तों बेसिकली मेरे हिसाब से शायद आपको पता भी होगा, अभी हम ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि आगे जाकर डिटेल में, अभी एक ब्रॉड देख रहे हैं, राइट। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के अंदर जो आपके बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन से होने वाले कैश फ्लोज, रेवेन्यू का आना, एक्सपेंसेस का जाना, वो सब यहां पर रिकॉर्ड होता है, राइट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कि एप्पल ने क्या कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, क्या एप्पल ने कुछ दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा है, दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है, या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे। तो सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कैश फ्लोज कहां आते हैं, यहां आते, देखिए ना आप यहां पर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पेमेंट्स मेड इन कनेक्शन विथ बिजनेस एक्विजिशंस, कुछ उन्होंने बिजनेस कुछ कंपनीज को खरीद लिया होगा, वो सब कहां आएंगे, इन्वेस्टिंग में, राइट। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब कहीं से हमने फंड्स रेज किया है क्या, डेट से हमने फंड रेज किया है, इक्विटी शेयर होल्डर से हमने फंड्स रेज किया है, या फिर हमने डेट को रीपेमेंट कर दिया है, ये सब कहां आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर कॉमन स्टॉक का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर्स। तो एप्पल ने देखिए दोस्तों साल के दौरान कुछ इक्विटी शेयर्स परचेज कि रीपर्चेज करे, मतलब लोगों से एप्पल ने शेयर्स खरीद लिए, लाओ दे दो हमारे शेयर्स वापस और ये रखो आप डॉलर्स, राइट। ओके, उसी तरीके से एप्पल ने अगर कुछ पेमेंट ऑफ डेट करा है तो वो यहां पर आ जाएगा, अगर डेट इश्यू करी है तो वो भी यहां पर आ जाएगा, है ना। तो ये तीन तरह के कैश फ्लोज यहां पर होते हैं, कहां पर, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इज दैट क्लियर। ओके दोस्तों, तो एक काम करते हैं, हम आज की क्लास को यहीं पर समराइज कर लेते हैं। एक बार आप मुझे बता दीजिए दोस्तों हमने क्या क्या चीजें देखी। कौन सी कहानी, जो डमी कंपनी वाली, हाँ हाँ, कितना सही डाउट पूछा है इन्होंने कि सर वो जो डमी वाली कहानी है वो मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे पकड़ूंगा कि ये है ना। यस, देखिए दोस्तों उसके लिए थोड़ा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट का नॉलेज होगा तो समझा दूंगा, है ना दोस्तों। बिफोर दैट ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन के पहले कंपनी कितने के लॉस में थी, 20 करोड़ के लॉस में थी। मैंने क्या किया, कंपनी का 50 करोड़ का रखा हुआ गुड्स कितने में बिकवा दिया, 100 करोड़। तो अब कंपनी को कितने करोड़ का प्रॉफिट हो गया उस पर, 50 का। यानी कि अब यहां पर नेट इनकम कितनी दिखेगी, 30। और ये नेट इनकम कहां दिख रही, P&L अकाउंट में। ओके, और वही नेट इनकम यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट भी हो जाती है ना, 30 आ गया। ओके, लेकिन सही मायने में दोस्तों क्या मेरे पास अभी 30 का कैश है, या मैं तो अभी 20 के लॉस में ही हूं, मैं तो अभी 20 के लॉस में ही हूं। हकीकत तो यही है। और इसके पहले तक सब बराबर चल रहा था, मतलब जितना नुकसान है उतना मेरा कैश का नुकसान हुआ है। तो कायदे से कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको क्या नंबर शो कर देना चाहिए, -20। तो आप मान जाओगे वायर कैश फ्लो तूने बता दिया, P&L अकाउंट तो क्या बोल रहा था कि प्रॉफिट है, और कैश फ्लो तूने बता दिया है कि कैश जनरेटेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस में नहीं है, माइनस में। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश जनरेट नहीं हुआ है, उल्टा हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नुकसान हुआ है। और आप बस मुझसे ये समझना चाह रहे हो कि सर जब वो नेट इनकम 30 है तो ये -20 तक लाएगा कैसे। उसके लिए दोस्तों यहां पर आपको चेंजेस इन ऑपरेटिंग एसेट्स जब आप देखेंगे तो हमारे दो जगह पर चेंजेस हुए, एक तो अकाउंट्स रिसीवेबल में चेंजेस हुए, दूसरा इन्वेंट्री में चेंजेस हुए, राइट। हमारी इन्वेंट्री पहले 50 थी, हाँ थी, लेकिन अब हमारी 50 से कितनी हो गई इन्वेंट्री, 0, यानी इन्वेंट्री कम हुई है। यस, तो हमारी इन्वेंट्री कम हुई है कितने से, 50 से, राइट। लेकिन हमारे जो अकाउंट्स रिसीवेबल है वो बढ़ गए, कितने से बढ़ गए, 100 से। ओके, यानी देखा जाए तो एक्चुअली इसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ऑपरेटिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमारी वर्किंग कैपिटल 50 से इंक्रीज हो गई, हमारी वर्किंग कैपिटल कितने से इंक्रीज हो गई, 50 से इंक्रीज हो गई, राइट। तो ये जो 30 का आपको प्रॉफिट दिख रहा है ना, उसमें से 50 माइनस हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, -20। और ये बता देगा कि अरे आपका तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फायदा नहीं हुआ, उल्टा आपका नुकसान हुआ है, राइट। ये कैसे आया वापस से समझें। मेरी नेट इनकम कितनी दिख रही थी, 30, राइट। अब चेंजेस हुए ऑपरेटिंग एसेट्स में, वो भी इसका पार्ट होता है, वो कैसे बनता है वो आगे देखेंगे। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल मेरे 100 से ऊपर चले गए हैं और इन्वेंट्रीज मेरी 50 से नीचे चली गई, राइट। इसमें इसको माइनस में लिखेंगे, इसको प्लस में लिखेंगे, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल से मुझे पैसा आया नहीं, उल्टा मेरा पैसा गया है उसमें, है ना। ओके, तो इसलिए अकाउंट रिसीवेबल किस में आएगा, यहां पर माइनस में आएगा, बिकॉज मेरे अकाउंट रिसीवेबल में कैश ब्लॉक हो गया, कैश फंस गया, राइट। तो इसलिए वो 100 आएगा माइनस में, और इन्वेंट्री आएगा 50 प्लस में। नेट नेट इन दोनों को देखा जाए तो कितने में आएंगे, -50, यानी यहां क्या नंबर आ जाएगा, -20। और एक एनालिस्ट की पारखी नजरें क्या देख लेंगी, अच्छा
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा वैसा जनरेट नहीं कर रहे हैं, लग रहा है इनका पैसा। इज दैट क्लियर? यहां से पकड़ में आ जाए, वो वहां से P&L अकाउंट से पकड़ में नहीं आ रहा था, वहां तो प्रॉफिट दिख रहा था, राइट। तो दोस्तों ये था यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। तो इस तरीके से एक एनालिस्ट देख लेगा, राइट। अब उसमें भी क्या रहता है कि वो अगर सामने वाली कंपनी जस्टिफाई कर पाए कि हाँ वो हमने गुड्स क्रेडिट पर सेल करे थे, ये ट्रांजैक्शन था, मतलब वो जस्टिफाई कर पाए तो हम ठीक है उसको ओके मान लेते हैं। लेकिन नहीं जस्टिफाई कर पाए तो फिर हम एक रेड फ्लैग लगा लेते हैं कि यार यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। एग्जैक्टली वो कितना सही सवाल पूछा आपने कि सर वो जस्टिफिकेशन कहां से आता है। दोस्तों जब कंपनीज अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट करती है ना, उसके बाद एक एनालिस्ट की मीटिंग बुलवाती है। और ऐसा इंडिया में भी होता है, ऐसा अमेरिका में भी होता है कि एनालिस्ट कॉल होता है जिसको हम कॉन्फ्रेंस कॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस कॉल, जिसके अंदर कंपनी कॉन कॉल, राइट, जिसके अंदर कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट बैठता है और सामने एनालिस्ट आते हैं जो कॉन्फ्रेंस कॉल पर कनेक्ट करते हैं, एंड दे कैन रेज द डाउट्स एंड दैट सीनियर मैनेजमेंट हैज टू आंसर। अब वो जब आंसर करेंगे तो उस आंसर से आप समझ जाएंगे। इज दैट सो दिस इज हाउ यू कैन टॉक टू द कंपनीज मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, हमने आज हमारे 2 क्वेश्चंस यहां पर कंप्लीट करे हैं, जिसमें सबसे पहला एक तो हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आखिर क्या होती है। सो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग कंपनीज परफॉर्मेंस टू द investors, lenders, creditors and other interested parties, right? और what is the role of financial statement analysis? हम क्यों करते हैं financial statement analysis? ताकि हम economic decisions ले सके कि हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, हमें बैंक क्रेडिट देना है या नहीं, राइट। फिर इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप बिना देखे मुझे लाइन से बताइए कौन कौन से थे वो वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक तो था बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के और नाम बोलिए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, है ना, और एक और था ना यार, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेटमेंट कौन सा था? प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट, है ना, राइट। और उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद क्या था? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो ऊपर इनकम स्टेटमेंट में इनकम है वो तो आती है, लेकिन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन भी इसके अंदर आ जाता है। अगर आपने कुछ डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कर रखा है तो वो भी इसके अंदर आ जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं आता है? अगर आपने शेयर खरीदे हैं या आपने शेयर इश्यू करे हैं या फिर डिविडेंड पे करा, वो इसमें नहीं आता। वो ही देखना है तो फिर आपको चौथे स्टेटमेंट पर आना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी या फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन शेयर होल्डर्स इक्विटी। इज दैट क्लियर? इसके अंदर लिखा रहता है कि इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस कितना था, कितने उनको शेयर इश्यू करे, कितने उनसे शेयर खरीदे, उनके नाम पर कितना कमाया, उनके नाम पर कितना उनको डिविडेंड दिया, वो सब कहां था? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, राइट। और एक और पांचवा स्टेटमेंट कौन सा देखा हमने? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के कितने बाइफर्केशन होते हैं, जिसमें पहला क्या होता है? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। इज दैट क्लियर? चलिए दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर एक बेसिक नॉलेज लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। आज की दोस्तों सभा हम यही समाप्त करते हैं, कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।